बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। दिन का आगाज कर चुके होंगे। सर्दी बढ़ती जा रही है और धुंध भी छाती जा रही है, और धुंध के छाने से जो मोटरवेज हैं वो कई मकामात पर इस वक्त बंद हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखिए कि धुंध के छाने से पर्टिकुलर मैटर की तादाद भी ज़्यादा होना शुरू हो गई। शेखुपुरा में 600 के करीब टच कर रही है, DI खान में इस वक्त 540 के करीब है, और लाहौर में भी 264 है इस वक्त। 264 इसलिए क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा नहीं है, और धुंध के ज़्यादा ना होने की वजह से यहाँ पर स्मॉग भी कम है। लेकिन जूं जूं ये धुंध बढ़ेगी उसके साथ स्मॉग बढ़ेगी, और मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार दे दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोरोना जैसे जो है पेंडेमिक में ये कहा जाता है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें और अपनी सेहतों का ख्याल रखें, उसी तरह से अब यहाँ पर स्मॉग के छा जाने से भी जो मास्क का इस्तेमाल है हुकूमती सतह पर जो है वो इसको लाजिम करार दे देना चाहिए, क्योंकि ये आप ही की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अगर आप खुद से तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तो हुकूमत को ये इकदाम उठाना पड़ेगा। हुकूमत बहुत से इकदाम जो उठाती है उनमें से स्कूल बंद कर देना है, और स्कूल जनाब फिर से एक बार बंद हो रहे हैं। लेकिन अली ये तो ज़रूरी है, तो हर बार होता है। मौसम सरमा की तातीलात है, ये तो पंजाब और सिंध में जिनका ऐलान किया गया। अच्छा, जो सिंध में इस बार तालीमी इदारे हैं वो 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे, और पंजाब में 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक तालीमी इदारों में छुट्टियां होंगी। करीबन 20-25 छुट्टियां हैं। एग्जैक्टली 24 छुट्टियां बनती हैं, क्योंकि आप 20 दिसंबर से शुरू करें और 10 जैन तक जाए ना, तो 10 जैन को बड़ी मौजे है जी बच्चों की। जुमा बनता है, तो 2 छुट्टियां तो वो डाल लें हफ्ता इतवार की, और उसके बाद 31 तारीख की जो एक छुट्टी कभी कभार और 20 की भी तो 24 के करीबन बनती है। और ये एक्सटेंड भी हो जाती है अगर सर्दी उस वक्त बहुत ज्यादा हो तो। हाँ, लेकिन ये जरूरी भी है किसी हद तक, क्योंकि जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है वायरल इन्फेक्शंस भी बढ़ रहे हैं, और बच्चे खास तौर पर बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। मैं खुद इस वायरल इन्फेक्शन का शिकार हुई हूँ, बल्कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्फेक्शन का शिकार हुए हुए हैं। तो आपने एहतियात करनी है, जिस तरह से अली ने बताया कि जनाब आपको खुद अपनी एहतियात करनी है, ताकि आपकी तबीयत जो है वो बहाल रह सके, और वो ज़्यादा बेहतर है इससे कि आप डॉक्टर के पास जाएँ और ढेरों एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ जो है उनका इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और अब बात करेंगे जिस खेल की हमने कल बात की, और बिल्कुल नाउमीद नजर आई हमारी साथी एंकर रहना, और इन्होंने कहा कि नहीं हमें कोई उम्मीद नहीं है, हम जो है शायद ये मैच भी नहीं जीत पाएंगे। तो जनाब हम कल का मैच जीत गए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच हुआ है, पार्ल में खेला गया मैच, सीरीज का पहला मैच था जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान। तो जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 239 रन स्कोर किए थे, और जवाब में पाकिस्तान ने 240 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। सिर्फ 3 गेंदें पहले हासिल किया है, और पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब ने 109 रन की शानदार इनिंग्स खेली। सलमान आगा की नॉट आउट 82 रन की इनिंग्स ने फतह में कलीदी किरदार अदा किया। सलमान आगा जो है उनके हवाले से आपको ये बताते चलें कि उन्होंने 81 रन बनाए, 103 रन जो साइम अयूब ने बनाया। तो इनकी जो दोनों की बैटर्स की कारकर्दगी है उसकी वजह से हम ये मैच जीत पाए हैं। बाबर आजम सिर्फ 23 स्कोर ही बना सके, कामरान गुलाम ने 4 स्कोर बनाए हैं, कप्तान मोहम्मद रिजवान सिर्फ 1 रन ही बना सके, और इरफान खान 1 रन बना सके। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक 0 पर आउट हुए हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी 0 पर ही आउट हुए हैं, जबकि नसीम शाह ने कुछ साथ दिया, 9 रन बनाए, नॉट आउट रहे। और बॉलिंग में पाकिस्तान की जानिब से सलमान अली आगा ने 4, अबरार अहमद ने 2, जबकि साइम अयूब और शाहीन शाह अफरीदी ने 1-1 विकेट हासिल की है। सलमान आगा की बात मैं उस वक्त करने लगा था, लेकिन बैटर्स का जिक्र तस्करा क्योंकि चल रहा था तो फिर बाकी बैटर्स की बात रह जाती। तो अब सलमान आगा को जो है वो मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया है। उन्होंने 4 विकेटें हासिल की हैं और ज़बरदस्त शानदार इनिंग्स भी खेली है। लेकिन सलमान जो अपना प्लेयर ऑफ द मैच का जो क्रेडिट है वो साइम अयूब को देना चाहते थे। जी हाँ, बिल्कुल। जो पिक्चर जो है वो भी सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई है, जिसमें वो ये दिखा रहे हैं ये जेस्चर इतना खूबसूरत सा। और अगर अब हम बात करें ICC चैंपियंस ट्रॉफी की, तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो तमाम मामलात हैं वो तय पा गए। ये तो हम सुनते आ रहे हैं बहुत अरसे से। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स ने बाहमी ताउन के साथ ICC को नए मुसव्वदे पर यकीन दहानी अब करवा दी है। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेली जाएगी, और जो भारतीय मीडिया है उसके मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ICC ने पाकिस्तान और भारत की रजामंदी के बाद हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दे दी है, और पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस हवाले से जो उसूली मुआहिदा है वो भी मुकम्मल हो चुका है, और इस हाइब्रिड फार्मूले के लिए ज़्यादातर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तजावीज़ को तस्लीम किया गया। बिल्कुल, दोनों फरीकों के दरमियान तय पाया है कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम भारत नहीं जाएगी। पाक भारत लीग मैच कोलंबो में खेला जाएगा, और इसी तरह ये भी तय पाया है कि
कि भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा और अपने हिस्से के मैचेस दुबई में खेलेगा। इस फ्यूजन फॉर्मूले के तहत भारत दुबई को वेन्यू करार देने के लिए बाजिद है, जबकि पाकिस्तान 5 मैचेस के लिए दुबई, बांग्लादेश और श्रीलंका से बात कर रहा है। इवेंट का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा 1 मार्च को दुबई में होगा। भारत के सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने की सूरत में मैचेस दुबई में होंगे। अगर भारत नॉकआउट मरहले में नहीं पहुंचता तो मैचेस लाहौर में होंगे। अभी इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे तज्जियाकार मौजूद हैं। जी हाँ, हमें ज्वाइन कर रहे हैं रिशाद महमूद साहब, इसके साथ साथ सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। दोनों स्पोर्ट्स के सीनियर तज्जियाकार हैं। सबसे पहले तो सलीम खालिक साहब, आपने कहा था मिठाई का बंदोबस्त कर ले, शेड्यूल आ जाना है कल। हमने तो कर लिया, लेकिन वो फिर भी नहीं आया है शेड्यूल। मिठाई आप ऐसा करें वैसे ही बांट देंगे, मौके तो कम ही होते हैं। लेकिन मैं आपको एक सीरियस वाकया बताऊं कि कल जब फरीद ने मेरे पास कॉल की मुझे और कहा कि कल आप हमें ज्वाइन करें, तो मेरी बेटी मेरे साथ बैठी थी। उसने कहा फिर आपसे वो पूछेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कब आएगा, फिर आप कहेंगे कि आज आ रहा है और फिर शेड्यूल नहीं आएगा। तो मैंने उसको भी यही बताया कि हमारी जो सोर्सेज है वो कौन सी हैं, उसको पता है मैं किस किस से बात कर रहा होता हूँ। सारे अल्हम्दुलिल्लाह टॉप क्लास के लोग हैं, इवन आईसीसी के लोग हैं। आईसीसी से कल भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा आज या कल जब आया तो मैं वही सोचा, मैंने कहा लोग कल क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि लोग अच्छा। फिर ये मामला निकल गया। तो अब इसमें ऐसा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कब आएगा ये एक मिस्ट्री बन गई है। ना आईसीसी को पता है, ना बीसीबी को पता है, ना बीसीसीआई को पता है। तो अब जब आएगा तभी उसको आने देते हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि आज का बड़ा इम्कान है, जिस तरह कल आईसीसी ने कहा था कि आज या कल, तो आज तो निकल गया। तो ये आज बताइएगा रिशाद साहब, आप बताइएगा आपको क्या लगता है ये इतना लिंगर अलोंग क्यों कर रहा है? बहुत जो है एक्सटेंड हो गई ये बात, और रोजाना हम भी कर करके थक गए हैं, ये लोग तय ही नहीं कर पा रहे। क्या वजह हो सकती है? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं ये इस बात का बिल्कुल क्रेडिट सलीम को दूंगा कि सलीम बहुत मुसलसल अपडेट कर रहे हैं वहाँ जो सूरत हाल है, और उसके हिसाब से हर रोज ऐसा लगता है कि शायद आज अनाउंस हो जाए, शायद कल अनाउंस हो जाए, दोपहर को हो जाए, शाम को हो जाए, लेकिन वो अनाउंस नहीं हो रहा है। और आईसीसी की तरफ से कोई फॉर्मल स्टेटमेंट भी नहीं आ रहा है। इस पे देखिए, मैं एक उर्दू की मिसाल यूज करूंगा कि अगर चोर को ही आप किसी चीज का पहरेदार बना दें, तो उसके लिए मामला मुश्किल हो जाते हैं। अब जय शाह साहब जो हैं वो वैसे अगर आप उनका करियर देखें तो पिछले 8 साल में वो बहुत ही बायसनेस उन्होंने शो की है पाकिस्तान के मामले पे, खास तौर पे बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ के उन्होंने बायस स्टेटमेंट दिए हैं, एक्सक्यूजेस दी हैं पाकिस्तान ना आने के लिए, पाकिस्तान से ना खेलने के लिए। लेकिन अब जबकि वो आईसीसी के चेयरमैन हो गए तो उनको अपनी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मैं समझता हूं उनको टफ टाइम फेस करना पड़ रहा है कि उनका क्रिकेट बोर्ड जो है वो उस मामले को मुसलसल तूल दे रहा है, डिले कर रहा है, और वो जय शाह साहब जो हैं वो उनको फेस करना पड़ रहा है। बिल्कुल तो ये सूरत हाल ऐसी हो गई है कि वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही जब टोटली एग्री करके उनको कोई फॉर्मल स्टेटमेंट फॉरवर्ड करेगा तो ही मेरे ख्याल में जय शाह साहब भी अनाउंस करेंगे। चले हम देखते हैं और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से, जैसे कि बाकी क्रिकेट शायकीन जो है वो इंतजार कर रहे हैं। सलीम खालिक साहब, कल के मैच पे तो जरा कमेंट करें। पहला वनडे पाकिस्तान ने जीत लिया 3 विकेटों से, क्या कहेंगे? मैं तो बड़ी मायूस थी, बड़ी नाउम्मीद थी, लेकिन मैच मैंने फिर भी देखा, और जब रात गए मैच खत्म हुआ तो बहुत ज्यादा खुश थी, जैसे बाकी क्रिकेट शायकीन बहुत ज्यादा खुश थे। क्या कहेंगे, ये उम्मीदें बांध लें पूरी सीरीज के लिए? हाँ, आप मायूस जल्दी हो जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम है कि अच्छा परफॉर्म करती है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। जैसा आपने बताया कि कितना अच्छा कल परफॉर्म किया, लेकिन हमें क्रेडिट देना चाहिए साइम को भी और सलमान अली आगा को, क्योंकि जिस तरह सलमान ने पहले विकेटें गिरी हुई नहीं थी, उन्होंने मुसलसल 4 प्लेयर आउट किया, पाकिस्तान मैच में लेकर आए। फिर बाकी जो हमारे स्पिनर्स उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया। फिर बैटिंग में साइम अच्छा खेलते रहे, फिर सलमान आए, और जिस तरह सलमान खेले आखिर तक जो लेकर गए मैच। इवन आप नसीम भी जब आए, आपने उनकी अगर वो स्टंप माइक से बातें सुनी हो, तो सिंगल ले लेना, वो मारना नहीं, मतलब ये कमिटमेंट जाहिर करती थी कि पाकिस्तानी प्लेयर कितने ज्यादा अपनी टीम के साथ कमिटेड है और किस तरह से खेल रहे थे कि हर प्लेयर एक दूसरे को बैक कर रहा था। ये चीज हमें नजर आ रही थी, बड़ा मिस कर रहे थे काफी अरसे से सलीम भाई साहब। बिल्कुल ये शुरू में उस वक्त हमें नजर आ रही थी जब बाबर और रिजवान का दौर था। अब और एक जमाना आपको याद है, बहुत अरसे तक बाबर रिजवान पर हम खेलते रहे। अब ये नए लड़के आ रहे हैं और ये हमें जितवा रहे हैं। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत अच्छा साइन है। ऑस्ट्रेलिया को भी हमने हराया वनडे में, अब साउथ अफ्रीका को भी हराया।
इससे लग रहा है वनडे टीम हमारी अच्छी बन रही है और होपफुली अगर यही परफॉर्मेंस जारी रही तो हमारे पास बड़ा अच्छा मौका होगा टाइटल तो सलीम साहब, ये रिशाद साहब से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि इस वक्त तो ये दिखाई दे रहा है वो वन मैन शो नहीं है बल्कि टू मैन शो है साइम अयूब और सलमाना का, जिन्होंने ये मैच संभाला है। दीगर को अगर आप देखें, जो हमारे पहले बड़े खिलाड़ी हैं और माने जाने खिलाड़ी हैं, वो बहुत बेहतर कारकर्दगी दिखाने से कासिर रहे हैं। बाबर आजम फॉर्म में उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे। 23 रन उन्होंने बनाए, लेकिन इसके साथ साथ रिशाद साहब, रिजवान एक पर आउट हो गए, शाहीन भी हमने देखा, वैसे तो वो बॉलर हैं लेकिन बाजू का स्कोर कर लेते हैं, 0 पर आउट हो गए। हमारे एक और खिलाड़ी 0 पर आउट हुए, तो बाकी तो रेत की दीवार साबित हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इसमें जो अब्दुल्ला शफीक हैं या बाबर आजम हैं, इनके ऊपर एक डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क्स ये आ रहे हैं कि कोई लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहे और जो इनका स्टेचर है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसके हिसाब से वो डिलीवर नहीं कर रहे। तो ये एक बिल्कुल एक लम्हा फिक्री है पाकिस्तान के लिए। जो नए लड़के हैं निस्बतन, बिल्कुल साइम अयूब बेहतरीन इनिंग्स खेली उन्होंने और सलमान अली आगा ने भी बेहतरीन उनका साथ दिया और 60 फॉर 4 से बहुत कम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान कवर करके मैच जीत जाए। तो ये बहुत ही खुशाइंद बात सेटल होती जा रही। चैंपियंस ट्रॉफी भी है अगले साल, लेकिन ये कि डेफिनेटली इसमें ये जरूरी है कि जो सीनियर्स हैं वो अपना हिस्सा डालें, बहुत जरूरी है ये। इसके बगैर कोई डेफिनेट बात नहीं कही जा सकती कि पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेगा कंसिस्टेंटली। बिल्कुल। हाँ, तो सलीम साहब आप बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, आप क्या देखते हैं कि अब वनडे टीम तो हमारी बन रही है, T20 के लिए सवालिया निशान है। चले, हम चैंपियंस ट्रॉफी में देख रहे हैं कि हमारी टीम बन गई है, कोई ना कोई कारकर्दगी दिखा के जो वनडे मैच है बचा लेता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बचा लिया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी हमने पहला मैच जीत लिया है, लेकिन आपको ये लगता है कि T20 में भी यही कॉम्बिनेशन चल पाएंगे? माफ कीजिएगा, वायरल इन्फेक्शन राज्य में भी बड़ा फैला हुआ है और मैं भी जद में हूँ। तो बिल्कुल T20 में आपने सही कहा कि इशू है पाकिस्तान को। जिस तरह स्टोरी दी थी, मैंने कॉलम में भी लिखा कि पाकिस्तान 16 मैच हारा है 2024 में और कंबोडिया के बराबर है, जिस तरह से नहीं, एक और अफ्रीकी मुल्क के बराबर पाकिस्तान पहुंच चुका है। और ये बहुत ही अफसोसनाक परफॉर्मेंस है कि पाकिस्तान एक बिल्कुल लो लेवल पे टीम चली गई है, सबसे 16 मैच हारा है। और हमेशा हमारी टीम, आपको पता, नंबर 1 कितने तवील अरसे तक पाकिस्तान टीम रही और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी जीता। उस टीम का ऐसा सवाल जो है बड़ा अफसोसनाक नजर आता है। दूसरी टीमें हमसे बहुत आगे निकल चुकी हैं और T20 में हंगामी बुनियाद पर पाकिस्तान को फैसले करने की जरूरत है कि किस तरह अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाई जाए। पावर हिटर हमें ढूंढने हैं, पहले हमारे पास स्पिनर्स अच्छे होते थे तो स्पिनर्स अच्छे लेकर आने, तो ये सब पाकिस्तान को करना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है कि हम रवांडा वगैरह की सबसे निकले और फिर दोबारा से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या जो साउथ अफ्रीका जैसी अच्छी टीम है उनके साथ शामिल हो। ऐसा ही है। रिशाद साहब, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी हम यही बात कर रहे हैं कि वनडे में तो है परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है, लेकिन T20 सीरीज़ में हमारी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रह रही। जिस तरह से सलीम खालिद साहब कह रहे हैं कि हंगामी बुनियादों पर हमें इकदाम करने पड़ेंगे, तो क्या क्या करना पड़ेगा जिससे हमारी T20 की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाए? जी बिल्कुल, ये तो जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है इस साल, उससे तो लग रहा है कि T20 की हमारी टीम रही नहीं कि T20 में वो जीते उस तरह से और कोई इम्पैक्ट करे। बहुत पुअर शो रहा है उसमें और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल पावर हिटर्स, पिंच हिटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसमें ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे हम T20 का भी करवा रहे हैं, लेकिन उसमें जो है वो एक लॉपसाइडेड सा कॉन्टेस्ट है, यानी दो बहुत तगड़ी टीमें आपस में नहीं खेलती, जहां पे ये पता चले कि कोई टफ टारगेट सेट हुआ है और उसको बैट्समैन ने बहुत अच्छी हिट्स लगा के जीता है या बहुत तेज खेल के जीता है। तो इस तरह के डेफिनेटली एक्सपोजर देना पड़ेगा लोकल बैट्समैन को, इंटरनेशनल एक्सपोजर देना पड़ेगा। और T20 क्रिकेट में खास तौर पे जो एक इम्तिहान होता है बैट्समैन का कि वो एक शॉर्ट टाइम में एक बड़ा स्कोर करें, तो वो बड़ा जरूरी है। लेकिन फिलहाल तो नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो T20 में कोई आला कारकर्दगी दिखा सकेगी, ये मैं समझता हूँ। और मैं एक थोड़ी सी बात ये करना चाहता हूँ जेसन गिलेस्पी के मामले पे कि देखिए, कोच जो है पाकिस्तान के जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया है, मैं समझता हूँ कि इससे एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा वर्ल्ड क्रिकेट में। और जो इंटरनेशनल कोचेज हैं वो पाकिस्तान के साथ लॉन्ग टर्म अटैच होने के लिए काफी हेजिटेंट होंगे, जबकि जेसन गिलेस्पी का मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज हम जीते उसमें उनका एक अच्छा परफॉर्मेंस था और उन्होंने एक अच्छा हौसला दिया पाकिस्तान टीम को।
तो बड़ा जरूरी है कि एक कोचेस को और सपोर्ट स्टाफ को सही तरह से ट्रीट किया जाए। बिल्कुल। और सलीम साहब, कोचेस के हवाले से रिशाद साहब ने जिक्र किया, तो जेसन गिलेस्पी अक्सर जिक्र करते हुए ये दिखाई देते हैं कि ये प्लेयर्स का कसूर नहीं बल्कि इंतजामिया का कसूर है जो उनको मिस हैंडल कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? देखिए, रिशाद साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जो फॉरेन कोचेस हैं उनका ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई आएगा नहीं यहाँ पे। लेकिन जिस तरह एक चीज मैंने नोट की जेसन गिलेस्पी के हवाले से मैं आपको बताऊं, कि गैरी कर्स्टन के हवाले से मैं आपको बताऊं, तो यही लोग जब इंडिया में कोचिंग करने के लिए जाते हैं या जब अपने मुल्क में कोचिंग कर रहे होते हैं तो बतौर प्रोफेशनल इनको जो कहा जाता है ये करते हैं। लेकिन जब ये पाकिस्तान आते हैं तो हमको ये समझते हैं कि बिल्कुल ये लो लेवल का बोर्ड है या लोग हैं तो उनको उसी तरह ट्रीट करो। फिर मुतालबात आ जाते हैं कि फलाने को मेरा असिस्टेंट बनाओ, मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा। सबसे बड़ा मसला ये होता है, वो कहते हैं मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा, जब मैच होंगे तब आऊंगा। हालांकि मुंह मांगा उनको मुआवजा मिल रहा होता है, फिर हर चीज में वो लोग जब वो घुसते हैं तो फिर जाहिर है पीसीबी भी देखते हैं, दूसरे लोग भी देखते हैं कि यार ये इतने ज्यादा मुतालबात कर रहे हैं, अगर सुनते रहेंगे तो अब तक क्या करें। जी, वहीं पे फिर मामला खराब होते हैं। और इनके साथ भी यही हुआ कि इन लोगों ने मुतालबात इतने सारे रख दिए, इसको लाओ उसको लाओ। लेकिन सबसे बड़ी बात वो थी कि हम इतने दिन पाकिस्तान नहीं रह सकते, जब मैच होगा तब आएंगे। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये होता है कि आप ऑफ सीजन में भी आए और जब यहाँ पे डोमेस्टिक मैचेस चल रहे हो तो वो देखें, नए टैलेंट को देखें, आपको पता हो। लेकिन यहाँ आगे इश्यूज हो जाते हैं, तो इधर भी ऐसे ही हुआ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया रिशाद महमूद साहब। सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद। क्रिकेट पर हम डिस्कस कर रहे थे, कल का मैच हम जीत गए, उम्मीद करते हैं कि आगे हम पूरी सीरीज भी जीत जाए। यहाँ पर एक अपडेट शामिल करेंगे जी। जुल्फिकार अली भुट्टो केस में ट्रायल और अपीलेट कोर्ट ने फेयर ट्रायल के तकाजों को पूरा नहीं किया है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का इजाफी नोट उन्होंने जारी किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट से उन्होंने ये कहा कि एक हद तक इत्तेफाक करता हूँ, ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कत्ल का ट्रायल बराह रास्त हाई कोर्ट नहीं कर सकती। ये हमारी कौम की अदालती तारीख का अफसोसनाक बाब है। और इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है हमारे नुमाइंदे जहाज़ेब अब्बासी से, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जहाज़ेब, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है इस हवाले से? देखें, जुल्फिकार अली भुट्टो केस में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का इजाफी नोट जारी किया गया है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में ये पहला केस था जुल्फिकार अली भुट्टो का जिसमें कत्ल का केस बराह रास्त हाई कोर्ट में चलाया गया। तो इसके ऊपर भी इस नोट में ये बात कही गई है कि ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कत्ल का ट्रायल बराह रास्त हाई कोर्ट नहीं कर सकती थी। और साबिक चीफ जस्टिस जो मरहूम है नसीम हसन शाह, उनके एक इंटरव्यू का भी और उनकी जो बायोग्राफी है उसका भी हवाला दिया गया है और कहा गया है कि नसीम हसन शाह ने बाद में ये बात तस्लीम की कि भुट्टो केस में बैरूनी दबाव था और ये हमारी कौम की अदालती तारीख का एक अफसोसनाक बाब है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने यह भी कहा है कि भुट्टो केस में जस्टिस दोराब पटेल, जस्टिस मोहम्मद अलीम और जस्टिस सफदर के जुर्रतमंदाना जो इख्तिलाफी नोट्स हैं उससे ये अहमियत उजागर होती है कि उस वक्त के माहौल के बावजूद अपने मौक़िफ़ के ऊपर जो है वो खड़े रहे और इन जजिस के इख्तिलाफी नोट्स से सूरत हाल तब्दील ना हो सकी। यानी जुल्फिकार अली भुट्टो जो है वह फांसी से बच तो नहीं सके, लेकिन अदलिया की साख और गैर जानिबदारी बरकरार रही और इख्तिलाफी नोट से कानून की हुक्मरानी के लिए जो पुरज़म खुद मुख्तार अदलिया है उसकी अहमियत उजागर होती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जाज़ेब, इस हवाले से आपने आगाह किया है। इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। चीफ जस्टिस का नोट था जो शेयर कर रहे थे। अभी आपको कराची की सूरत हाल से आगाह करते चले। कराची की तारीख में पानी का बदतरीन बहरान इस वक्त जारी है और गुज़िश्ता 15 दिन से शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शहर में पानी की सप्लाई बंद है मगर हाइड्रेंट माफिया को मामूल के मुताबिक पानी मिल रहा है। शहरी महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर है। उधर अवाम को कल तक की डेडलाइन दी गई, कितना काम हो गया है और कितना बाकी है, इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा। जी हाँ, आयशा खान हमारे साथ मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम आयशा, सबसे पहले तो ज़रा ये बताइए कि जो मेन यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन की तामीरात के दौरान 84 इंच की पाइपलाइन पर तामीर हो रही थी और उसको ठीक किया जा रहा था, उस हवाले से क्या अपडेट है? क्योंकि कल एमडी वाटर बोर्ड सलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनके मुताबिक ये जो मसला है आज सॉर्ट आउट हो जाना है और इसको आज इसका जो तामीर का काम है वो मुकम्मल हो जाना है। तो क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड, अभी ज़रा बताएं।
अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड से आगाह करूं तो इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हूं, जहां बीआरटी प्रोजेक्ट के तहत रेड लाइन की तामीर के दौरान 84 इंच की लाइन अचानक फट गई थी, जिसके बाद आवाम शदीद पानी की क्राइसिस में मुब्तला हो गए और बहुत ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि बूंद बूंद को जो है वो कराची की आवाम तरस गई थी। जिसके बाद जो है 3 दिसंबर से 8 दिसंबर तक मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया था, क्योंकि ये मकाम 2 मकामात से जो है वो ये मरकजी लाइन पानी फराहम करती थी, तो दूसरे मकाम से जो है दोबारा रसाव आना शुरू हो गया, जिसके बाद दोबारा पानी का बहरान पैदा हो गया। इसके बाद जो है वो पीर को यानी 16 दिसंबर को दोबारा मरम्मती काम शुरू हो गया और इसके बाद आज की यकीन दहानी कराई गई है कि आज रात तक जो है ये मरम्मती काम मुकम्मल हो जाएगा, ताकि कल से जो है वो पानी की फराहमी बदस्तूर जो है वो आवाम को पहुँचे। लेकिन जब हमने MD वाटर कॉरपोरेशन से बात की तो उनका यही कहना था कि हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं दिन रात, यहाँ पर इंजीनियर्स भी मौजूद है जो लुक आफ्टर कर रहे हैं यहाँ पर मजदूरों को, और तमाम जो है यहाँ पर काम तो मुकम्मल हो गया। जो वेल्डिंग का जो आखिरी मरहले वाला काम है जोड़ने वाला, वो जो है वो किया जा रहा है। उम्मीद इन्होंने दिखाई है कि भाई शाम तक जो है वो पानी आ जाएगा और तमाम तर जो है वो काम मुकम्मल हो जाएगा और कल से जो है वो बाकायदा फराहमी की जाएगी। ढाबे जी से जो है वो पंप शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ अवाम से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि इतना ज़्यादा पानी का बहरान हमने कभी नहीं देखा कि अचानक जो है वो पानी घरों में ख़त्म हो गया हो और इतने महंगे दामों में टैंकर्स खरीदने पड़ रहे हैं और टैंकर्स मिल भी नहीं रहे। इतना ज़्यादा जो है लोगों को ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि यहाँ हमने देखा कि ज़िला शर्की में भी और यहाँ गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, DHA फेज़ 2, सोल्जर बाज़ार और दीगर जितने भी इलाके हैं कहीं पर भी जो है वो पानी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से जो है वो टैंकर्स माफिया जो है वो सरगर्म हो गई और महंगे दामों में टैंकर्स फरोख्त करना शुरू कर दिए। इसके बाद जब हमने वाटर कॉरपोरेशन से बात की उनका कहना था कि हमने हाइड्रेंट जो है वो सस्ते दामों में उनको कह दिया है कि वो सरकारी रेट्स पे दें, मगर जो है टैंकर्स भी अपनी जो है वो मनमानी भी कर रहे हैं। अब उम्मीद ये है कि कल जो है वो पानी की फराहमी की जाएगी और आवाम जो है वो सुक्का सांस लेगी। बिल्कुल आयशा, ये बताइएगा कि कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं? सबसे ज़्यादा जो है वो स्कीम 33 मुतासर है। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सोल्जर बाज़ार, लाइंस एरिया और DHA फेज़ 2 और तमाम जो दीगर इसके अताफ के इलाके हैं वो सभी मुतासर हैं। पानी की फराहमी बिल्कुल ही मुअत्तल हो गई है। सभी टैंकर्स पर गुजारा कर रहे हैं। जिनके यहाँ पानी की कभी भी बहरान कभी नहीं पाया गया था, उनके यहाँ भी पानी का बहरान देखा गया है और इसकी वजह से जो है टैंकर्स हर तरफ ही हैं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा जाम हो गई है उनकी वजह से, टैंकर्स की वजह से। जगह जगह जो है वो टैंकर्स बुलाए जा रहे हैं फ्लैट्स में, घरों में, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी तो है ही मुतासिर और इसके अलावा भी जो है वो आवाम शदीद परेशान है, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है कि वो बेसिक नीड है। और इस वजह से जो है वो आवाम का यही कहना है कि कल तक हमें भी यकीन दहानी कराई गई कि जुमेरात के सुबह तक जो है वो पानी की फराहमी की जाएगी, ताकि जो है हम सुख का सांस लें। चलें जी, उम्मीद करते हैं जी शहरी सुख का सांस जल्द ले लेकिन जो सिचुएशन है इस वक्त उससे लग नहीं रहा कि पानी का जो ये बहरान है कराची में ये जल्द हल वाला है। बहुत शुक्रिया आयशा खान, आप हमें अपडेट कर रही थी। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा, आगे आपके लिए एक्सप्रेसो में बहुत कुछ है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अच्छा, आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या चाहिए होता है? एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा मकान हो, अच्छी सी फैमिली हो, आप ट्रैवल पर जा सकें, ये सब चीज़ें आपको ज़रूरत लगती हैं, लेकिन असल में तो आपका मकसद नहीं है। ये ज़रूरत है, चले हर किसी के पास होनी चाहिए, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, लेकिन मकसद तो आपका इल्म का हसूल होना चाहिए। कोई किसी मकसद से आपको मुल्क से बाहर जाना चाहिए, जिसके लिए आप इतने जो हैं मुश्किलात भी उठाने को तैयार हों और आप तैयार हों कि भाई हम, वो कहते हैं ना कि अगर आपने इल्म हासिल करने जाना है तो आप चीन को भी जा सकते हैं, और वो बड़ा मुश्किल सफर हुआ करता था उस वक्त, और लेकिन चीन को जाने के लिए चीन क्या जाना है, आप तो शॉर्टकट्स के जरिए आप चाहते हैं कि आपके मसाइल हल हो जाएं और शॉर्टकट लगाया जाए और आप कहें कि जी उस बंदे के पास ये गाड़ी है, ये घर है,
उसका एक जो फैमिली पर्सन है वो तो बाहर है, अब वो किस तरीके से गया है ये आपके लिए मैटर नहीं करता, आपकी तालीम उसकी तालीम में कितना फ़र्क है ये भी मैटर नहीं करता आपके लिए। आप कहते हैं कि शॉर्टकट लगाया जाए, क्यों ना डंकी लगा ली जाए। हर साल हज़ारों वाक़यात रिपोर्ट होते हैं और जिनमें से जी पाकिस्तान के तारकीन वतन की कश्ती डूबने के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, जो लास्ट ईयर 2023 जुलाई में हुआ वाक़या रिपोर्ट। और उसके बाद अब फिर जनाब गैर कानूनी तरीके से जो इलीगल तरीका है ना वो हमेशा ख़तरनाक होता है और आपको उससे अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद के जो हालात है आप देखने के बावजूद सबक नहीं सीखते। तारकीन वतन की कश्ती को एक बार फिर से हादसा पेश आया है, दर्जनों पाकिस्तानी अब भी उनमें से लापता है और उनके बचने की जो उम्मीदें हैं वो दम तोड़ गई हैं। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि जाँ बहक और लापता पाकिस्तानी 5 कश्तियों पर सवार थे और लापता पाकिस्तानियों में बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। इस पछतावे और पशेमानी से बहुत बेहतर है कि पहले ही आप ख्याल कर लें। और अब जिस तरह से रो रहे हैं और ये जो डूबने के मनाजिर थे वो इंसानी आंख नहीं देख सकती, वो जो कश्ती डूबने के मनाजिर थे, जिस कदर अफसोसनाक वो मनाजिर थे। और दूसरा ये कि आप अपनी ख्वाहिशात के असूल के लिए कैसे अपने बच्चों की लाइफ जो है उसको भी रिस्क में डाल सकते हैं, आप किस तरीके से उन्हें गैर कानूनी तरीके से अपने साथ ट्रैवल करवा सकते हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक भी है और तकलीफ दे भी है। और इस अफसोसनाक वाक़े पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना है कि इंसानी स्मगलिंग संजीदा चैलेंज है, सख्त फैसले लेंगे। यूनान में एक इलीगल माइग्रेंट्स की वो कश्ती में सवार थे, तो वो कश्ती डूब गई। उसमें अफसोसनाक वाक़े में 5 पाकिस्तानी भी वो डूब गए, अल्लाह के प्यारे हो गए। मैं समझता हूँ कि एक सीरियस चैलेंज है। इसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह चंद दिन में मज़ीद फैसले हमें करने पड़े, हम इंशाअल्लाह करेंगे। उसके ऊपर बड़ी सख्ती से हम अमल पैरा होंगे। अच्छा, हर साल ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं मगर बाद में रोने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जो भी मुलव्विस अफराद हैं उनको ऐसी सज़ाएं दी जाएं ताकि मुस्तकबिल में ऐसा कोई काम ना हो सके। लेकिन हुकूमत जो इक़दाम उठाएगी और इनको आहड़े आहतों लेगी वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप अपना एहतिसाब भी खुद कीजिए। कैसे आप लोग अपने बच्चों को अपनी तमाम जमा पूंजी के साथ ऐसी मुश्किलात का शिकार कर देते हैं कि जिससे वो वापस ना लौट सकें। वो तो अपनी कहानी भी आपको बताने नहीं आ सकते कि उनके साथ क्या क्या गुजरा वहाँ पर। और ना सिर्फ ये कि आप उनको भेजें, अपने बच्चों को भेजें, जो आपकी जमा पूंजी वो बच्चे भी हैं, उसके अलावा आप अपनी ज़मीनें बेचकर उनको भेज रहे हैं। 21, 25 लाख रुपए उनको दे रहे हैं। कई केसेस में तो 70 लाख भी रिपोर्ट हुआ है। भाई 70 लाख रुपए में तो पाकिस्तान में भी इन नवाही इलाकों में बहुत कुछ हो सकता है। गाड़ी आ सकती है, घर आ सकता है। इलीगल तरीके के बजाय अली आप लीगल तरीके से भी इतना खर्चा करके जा सकते हैं, तो थोड़ा सा इसके लिए की भी जरूरत नहीं है, अवेयरनेस की जरूरत है। अभी पूरी फैमिली लेकर जाएं, 2 मिलियन यानी कि 20 लाख रुपए में सारी फैमिली आप यूरोप से घुमाकर वापस लेकर आ सकते हैं। उसमें 20-21 लाख रुपए की अगर आप बात करते हैं तो 20-21 लाख रुपए एक बंदा भिजवाने के लिए, वो भी उसकी जान रिस्क पर रखकर, उस अपनी ख्वाहिशात छोड़ें, उस बच्चे को आप क्या फीड कर रहे हैं कि क्या करने जा रहा है भाई। रेमिटेंसेस का इतना शोर मचाया हुआ है हुकूमत ने भी कि जनाब रेमिटेंसेस आ रही हैं। कौन सी रेमिटेंसेस आ रही हैं? बाहर जो भी जाता है कोई दरख्तों पर पैसे नहीं लटके हुए, वहां पर भी जाकर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये सुहाने वो खाब एजेंट्स दिखाते हैं उसकी जो करेंसी की, उसकी वजह से उनको और फिर लोग डंकी लगाने पर मजबूर होते हैं। तो ये जो एजेंट, ये जो माफिया है बहुत बड़ा, इसके खिलाफ तो होना चाहिए और गवर्नमेंट कह भी रही है कि इकदाम लिए जाएंगे। गवर्नमेंट तो जो करेगी, जिस तरह से अली ने बताया, आपने खुद सोचना है कि भाई ये चीजें नहीं करने की और इसमें इतना ज्यादा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है जी। अब जरा शामिल करते हैं सेगमेंट माइंड मैटर्स, जिसमें डॉक्टर कमल खालिद आज बता रही हैं कि चाणक्य कौन थे और फलसफे में तजादात का पस मंजर क्या है। आइए देखते हैं। मैं हूं डॉक्टर कमल खालिद और हम बात कर रहे हैं चाणक्य की, जिनकी पैदाइश हुई थी 371 BC में टेक्सला के करीब एक छोटे से गांव चाणक्य में। और वहां से वो एक ब्राह्मण फैमिली के बैकग्राउंड के साथ पलते हैं। एंड ही वाज अ फिलोसोफर, अ सोशल साइंटिस्ट, एन इकोनॉमिस्ट एंड अ पॉलिटिशियन। बल्कि वो पॉलिटिशियन से ज़्यादा पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। तो ये चाणक्य की बैकग्राउंड है। टेक्सला के इलाके की दरगाह में ये पढ़ाया करते थे और उसके बाद मुल्की हालात को देखते हुए ये पतलीपुत्रा में शिफ्ट हो जाते हैं। पतलीपुत्रा जो है ये मौजूदा पटना
का नाम है जो बिहार में वाक़ है, और वहाँ पे धनंदा के नाम से हुक्मरान है, और ये हुक्मरान कोई इतना आवाम में पॉपुलर नहीं है क्योंकि उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कोई आवाम दोस्त पॉलिसीज़ नहीं थी। चुनांचे ये उसके दरबार तक इनकी रसाई होती है और अपनी इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर और अपनी एक जो उनकी फोरसाइटेडनेस थी उसकी वजह से और सियासत पे जो इनकी कमांड थी, ये बहुत जल्द धनंदा के नज़दीक हो जाते हैं, और धनंदा जो है इनको अपने दरबार में एक बड़ी अहम पोजीशन देता है और ये एडवाइज़र के तौर पे उनके साथ काम करना शुरू कर देते हैं। और जब वो उनके साथ हैं तो वो गाहे बगाहे उसको मुख्तलिफ किस्म के मशवरे देते रहते थे, और कभी धनंदा उन पे अमल करता था और कभी नहीं करता था। लेकिन इनके बहुत शदीद इख्तिलाफात थे इस धनंदा के साथ, और इनके साथ एक बहुत बड़ा एक जो कमाल ये था कि ये बहुत ब्लंट थे और वो ओपनली उसको क्रिटिसाइज़ करते थे, और अगर जो गलत पॉलिसीज़ करता था जो पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं होती थी तो वो उस पर रिएक्ट करते। तो एक ऐसा ही मौका आता है और चाणक्य जो है धनंदा के साथ इख्तिलाफ करते हैं, और वो इतना नाखुश होता है कि वो उनको उठा के अपने दरबार से निकाल देता है और ये छोड़ के आ जाते हैं। और बहुत सारे वाक़यात हैं इसमें, लेकिन जो अहम बात होती है कि जब वो दरबार से निकलते हैं तो इनकी मुलाकात होती है एक बड़े एम्बिशियस शख्स से, और उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भी अपने सियासी हालात से दिल बर्दाश्ता हैं, और उन्होंने बहुत सारी डिफीट्स देखी हैं, वो इतने स्टेबल नहीं हैं, और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अपने पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करते हैं, और ये स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है कि ये दोनों मिल के पतलीपुत्रा का जितना इलाका है उसको फतह कर लेते हैं। फतह करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो नया हुक्मरान बन जाता है, और जब वो हुक्मरान बनता है तो ऑब्वियस बात है कि हु वाज द क्लोजेस्ट, ऑफ कोर्स चाणक्य जो है, जो उनका बड़ा एक समझे काउंसलर भी है, तो वो उनके साथ बहुत राब्ते में रहता है और उनकी मशवरे से और उनकी बहुत सारी एडवाइजरी के साथ वो काम करना शुरू कर देता है। ये सब चल रहे हैं और इन लोगों ने मुख्तलिफ जो रिफॉर्म्स हैं वो भी करने शुरू किए, लेकिन यहाँ पे चाणक्य जो है बहुत सारी एक ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करता है सियासत के अंदर जो कि मेन स्ट्रीम में हमें इतनी नहीं नज़र आई थी। इससे पहले एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या होता है, और वो वाक़या ये है कि 311 BC से 300 BC के दरमियान चाणक्य जो है वो एक किताब लिखते हैं जिसको अर्थशास्त्र के नाम से याद किया जाता है। इस अर्थशास्त्र की जो डॉक्यूमेंट है, यानी कहा जाता है कि ये 150 चैप्टर्स पे मुहित थी, और कुछ जगह पे तो ये भी कहा जाता है कि 150 से ज़्यादा चैप्टर्स पे ये मुहित थी। अर्थशास्त्र के ऊपर मैं एक अलग से सेगमेंट में बात करूंगी। इस वक्त हम चाणक्य की सिर्फ हालात ज़िंदगी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये अर्थशास्त्र जो है ये इसने धनंदा को भी उसको दिखाई, लेकिन उस किताब को उसने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और उसने उसको कोई अहमियत नहीं दी। लेकिन ये अर्थशास्त्र जो है बाद में जाके बहुत एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के तौर पर सामने आती है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ रह रहा है और उसके दरबारी जो हैं उनमें कुछ ज़ाहिर दुश्मन मौजूद थे जो उसको जहर देना चाहते थे। चाणक्य ने उसका एक बड़ा आसान हल निकाला। उसने ये किया कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके जहर मिलाता रहा ताकि उसकी बॉडी जो है वो इम्यून हो जाए। और चंद्रगुप्त मौर्य तो इम्यून हो गया, लेकिन एक मौके पे उसने अपनी एक रानी जो थी, एक क्वीन थी, उसको उसने वो खाना कहीं खिला दिया। अब वो जो रानी है वो नेचुरली उसकी बॉडी बिल्कुल इम्यून नहीं थी उस पॉइजन से, तो उसकी डेथ हो जाती है। और जिस वक्त उसकी डेथ होती है तो वो खातून जो थी वो 9th मंथ प्रेग्नेंट थी। मरने के बाद ये एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर होता है कि जी अब उसकी तो खातून की तो डेथ हो गई है। तो चाणक्य जो है उसी वक्त उस खातून का पेट चाक करके बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं, और ये बच्चा जो है इसको हम तारीख में बिंदुसार के नाम से
याद करते हैं। अगर मेरे तलफ़ुज़ में आपको कुछ आगे पीछे नज़र आए तो उसके लिए माजरत। बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का ना सिर्फ शेख के बेटा है बल्कि वली अहद है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़े शानदार तरीके से हुकूमत की और कदीम हिंदुस्तान में ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रूलर्स। और उसके बाद उसका बेटा जो है जिसको कि चाणक्य ने इस तरह से बचा के निकाला था, वो जब हुकूमत संभालता है, ऑफ कोर्स उसके दिल में चाणक्य के लिए बहुत इज्जत है, एहतराम है, लेकिन आप जानते हैं कि इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं वो ऐसी बातों को किसी को भूलने नहीं देते। तो उसके जो बाकी के कोटियर्स थे और वो चाणक्य से बहुत खाइफ रहते थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता राजा का जो है, नए राजा का कहते हैं कि उसको उसके कान भरने शुरू किए और आखिरकार वो इस नहज पे आ गया कि उसने चाणक्य का कत्ल करवा दिया। एक दरबारी था जिसने चाणक्य का कत्ल कर दिया और 283 BC में चाणक्य को मार दिया जाता है और वो अपनी माँ की कत्ल के या माँ की डेथ के इंतकाम के तौर के ऊपर वो इसको मार देता है। ये तो चाणक्य की कहानी थी, लेकिन जो उसकी अहम तरीन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है उसकी किताब अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के ऊपर हम बात करेंगे किसी और प्रोग्राम में। वेलकम बैक जनाब। बात करते हैं पाकिस्तान में रॉ टैलेंट की। आपको एक अच्छी खबर सुनाते हैं कि नॉर्वे कप 2025 के लिए पाकिस्तान स्ट्रीट ट्रायल फुटबॉल टीम के मुल्क की ट्रायल शुरू हो चुके हैं और कौमी स्ट्रीट ट्रायल फुटबॉल टीम 2025 में नॉर्वे में मुनक्किद होने वाले नॉर्वे कप में हिस्सा ले रही है। नॉर्वे कप में 26 ममालिक की टीमें हिस्सा ले रही हैं और फुटबॉल के जुनूनी और टैलेंटेड प्लेयर्स जो हैं उनके लिए ये एक शानदार मौका है कि ट्रायल्स के जरिए मुल्क भर से खिलाड़ियों की सिलेक्शन की जाएगी। सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला, लाहौर से ट्रायल्स का आगाज़ कर दिया गया है और इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। जी हाँ, रेहान ताहिर साहब मौजूद हैं, प्रोजेक्ट लीड पाकिस्तान स्ट्रीट बॉल है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, सब अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले जरा बताएं कि ट्रायल्स का सिलसिला कहाँ तक पहुंचा है और मजीद कौन कौन से शहरों का रुख किया जाएगा इस बार? एक्सप्रेस का बहुत शुक्रिया जी, सबसे पहले कि आप हमेशा हमारी बात को अवाम उन्नास तक पहुंचाने में और खास तौर पर जो स्ट्रीट टैलेंट है उन तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ा जरिया बने। और मुस्लिम हैंड्स का जो प्रोजेक्ट मैदान है इसकी खासा है कि हम स्ट्रीट कनेक्टेड बच्चों को इंगेज करने के लिए प्रोजेक्ट मैदान के जरिए और फुटबॉल को टूल के जरिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी 30 से ज्यादा जो अकेडमीज हैं हमने उनको इस दफा टारगेट किया है कि हम वहां पर जाएंगे और वहां पर पहले मरहले में उन तमाम बच्चों को जो ऑलरेडी हमारी उन अकेडमीज में अटैच हैं, काम कर रहे हैं, आते हैं, सीखते हैं, उनको कौमी स्तर पर जो है इस नॉर्वे कप के लिए चुना जाएगा। लेकिन पहला फेज जो है उस पर हमने सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात जैसा कि आपने बताया हमने उनको टारगेट किया। लेकिन पूरा जो अगला जनवरी, फरवरी और मार्च 3 माह है इसमें हम पाकिस्तान के दीगर सूबों में खासतौर पर सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा खास तौर पर और आजाद कश्मीर इसमें शामिल होंगे। इन 30 अकेडमीज में आप हैरान होंगी, जो पहला मरला हमारा है इसमें स्ट्रीट कनेक्टेड वो बच्चे जो किसी ना किसी काम में मशगूल है, नौकरियां करते हैं, छोटी छोटी जॉब्स करते हैं और हमारी अकेडमी में आके ट्रेनिंग लेते हैं जुम्मे के जुम्मे, उन बच्चों को ना से हम शामिल कर रहे हैं। बाकी दीगर बच्चे भी बड़े जोशो खरोश से आ रहे हैं और हम उनके टैलेंट को भी हमें देखने का मौका मिल रहा है। तो ये यकीनन एक अच्छी काबिश है और इसका पहले मरले का आगाज जो है हमने पंजाब से किया। रेहान, सिलेक्शन कैसे करते? क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे मौजूद हैं जो आप देखते हैं कि ऐसे घरानों से हैं जहाँ पे ना तालीम है ना ही उनके लिए रोजगार है, तो वो अपने रोजगार के लिए बाहर निकल पड़ते हैं। तो आपने बताया बहुत सारे बच्चे जो हैं वो काम भी करते हैं। जी जी, इसमें जो हमारे पास स्ट्रीट कनेक्टेड अकेडमी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद है, 30 से ज्यादा, वो अकेडमीज है जो खुद साख्ता अपनी मौतन की मोहब्बत में गली कूचों के बच्चों को एंगेज करते हैं। आपने देखा होगा तांदनिया वाला बहुत बड़ी अकेडमी हमारी काम कर रही है, हड़प्पा, इसी तरह झलमक्सी में, नोशकी में, रहीम अल खान में, सवाबी में। तो ये वो तमाम अकेडमीज है जो अपने इलाके के उन टैलेंट से इंगेज है, उनसे कनेक्टेड है। फिर हमारी जो टीम होती है जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, हम उन टीम्स को अपने जो कोच रशीद साहब की सरबराही में वहां पर ट्रायल्स का और मुख्तलिफ कैंप्स का आगाज करते हैं। वहां पर 2 दिन का 3 दिन का कैंप लगाया जाता है ताकि उन एकेडमीज के उन बच्चों को जो वहां पर सीख रहे हैं, जो वहां पर आते हैं और मुकामी कोच के साथ कई सालों से अटैच है, 12 साल से 13 साल के बच्चे, और ये तकरीबन 10 से 17 साल के दरमियान की उम्र के बच्चों का एक कोलाज है। तो हम उन बच्चों को बेसिकली वहां से निकालना चाहते हैं ताकि
वो बच्चे पाकिस्तान में अगर उनमें कोई हुनर या टैलेंट है तो वो बच्चे को पाकिस्तान के अंदर एक नाम काम हासिल कर सके। 2014 में जब पाकिस्तान की स्ट्रीट चाइल्ड टीम, आपको याद होगा, हम लेकर गए ब्राजील में, आज वो बच्चे अगर आप देखिए सक्सेस स्टोरीज के तौर पर अर्ज करूं कि वो बच्चे पाकिस्तान की कौमी टीम का हिस्सा है। और कल हमारे जो जुनेद शाह बलूचिस्तान के प्लेयर हैं वो कल जो है वो ओमान में जो लीग हो रही है उसमें नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो यकीनन ये जो बच्चे हैं ये किसी से कम नहीं है और हम ये कोशिश इसलिए देते हैं कि पाकिस्तान के हर टैलेंट को हम पहुंच सके और उनके शहर जाकर पहुंचने का सिर्फ मकसद ये है कि गरीब लोग जो ट्रैवल नहीं कर पाते वो ट्रैवल ना करें और हम खुद जाकर उनके नॉलेज को या उनके कैरियर को उभारने के लिए किरदार अदा करते हैं। हमेशा से पाकिस्तान जो स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल की एफर्ट्स हैं जो आप लोग करते हैं उसके मोतरफ हैं और वो बिल्कुल तारीफ के काबिल भी हैं। जिस तरीके से आप रॉ टैलेंट उठाते हैं फिर उसको ट्रेन करते हैं और जिस तरह से आपने बताया कि आप वो जो बच्चे थे वो अब हमारी नेशनल टीम के प्लेयर्स भी हैं, तो तैयारियां कैसी हैं अब? अभी तो देखिए इन बच्चों को हमारा मकसद ये है कि पहले जो हम ये तरबियती जो कैंप लगा रहे हैं फुटबॉल कैंप, इनसे इस टैलेंट को मुख्तलिफ अकेडमी के रॉ टैलेंट को इकट्ठा किया जाए। फिर मीरपुर आजाद कश्मीर में हमारा फुटबॉल हाउस है, हम उस फुटबॉल हाउस में उन तमाम बच्चों को तकरीबन 6 माह की ट्रेनिंग देंगे फॉर द नॉर्वे का। और आपको शायद ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ऑन एयर भी कर दूं कि 2026 में अमेरिका में होने वाला स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड कप भी इंशाल्लाह हमारे अहदाफ में शामिल है। तो हम इन 6 माह जो है ना 6 माह इन बच्चों को अपने पास रखेंगे जहां पर ना सिर्फ इनकी एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी, इनकी सोशल साइकिल ट्रेनिंग होगी, तरबियती अमूर के मराहिल के साथ साथ इनकी टेक्निकल स्किल्स को उभारा जाएगा। कोच रशीद साहब जो पाकिस्तान के मायना फुटबॉलर है गुज़श्ता 10 सालों से हमारे साथ शामिल है ताकि इन बच्चों के टैलेंट को निखारा जा सके। दूसरी बात इसके अंदर यह है कि जो बच्चा किसी ना किसी काम में एंगेज होता है, आपकी दुआ से और आपकी तवज्जो से जो हमारे मावनीन है उनके तवज्जो से हम उनकी फैमिलीज को स्टाइपेंड भी देते हैं ताकि वो बच्चा अगर मजदूरी छोड़ेगा तो वो खेल तो सीखे लेकिन उसकी मजदूरी उसकी माँ को या उसके बाप को पहुंचती रहे ताकि मुल्क की तरक्की में और मुल्क की बहाली में और नौजवान के इस टैलेंट को उभारने में अपना किरदार। बिल्कुल, आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं रेहान, क्योंकि इन बच्चों का काम पर होने से ज्यादा जरूरी है खेलों के मैदान में होना। इससे इनकी सेहत भी बेहतर रहती है और फिर ये जब दीगर मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं तो इनमें एक मुकाबले की फजा भी कायम होती है जो इनकी जो नर्चरिंग है उसके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको फुटबॉल का रुझान कितना दिखाई दे रहा है? आमतौर पर तो लोग क्रिकेट खेलते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। अच्छा, आप बड़े हैरान हो गए ये बात सुन के कि पाकिस्तान में, आप मानेंगे नहीं शायद, आप सर्वे करवाएं तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो खेले जाने वाला जो खेल है वो फुटबॉल है। क्रिकेट से लव लोग करते हैं लेकिन फुटबॉल इज वेरी चीपेस्ट गेम। और आप देखिए कि एक फुटबॉल जो है आप 2 ईंटें एक तरफ लगाए 2 ईंटें एक तरफ लगाए तो गांव देहात में सबसे बासानी खेले जाने वाला ये खेल है जो 22 बच्चों को एंगेज करता है। आपको इतना टैलेंट मिलेगा अगर आप हमारी सिर्फ इस वक्त जो हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है पूरे पाकिस्तान से एकेडमीज जो हमसे रब्ता कर रही है तो लातादाद ऐसी मुकामी एकेडमीज हैं जो हमारे साथ इतनी कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं कि हम हैरान होते हैं। एक दिन में 20 जो पाकिस्तान में फुटबॉल मेले हो रहे हैं जो मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जिलों में छोटी छोटी तंजीमें करवा रही है। तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में फुटबॉल पे बहुत ज्यादा लोगों का रुझान है। एक 45 मिनट में एक हाफ खत्म हो जाता है, 90 मिनट की मुकम्मल खेल है। तो एक छोटे से टाइम में आप पाकिस्तान के यंग टैलेंट को एंगेज कर रहे हैं, उसको माशरती बुराइयों से बचा रहे हैं और आप और हम मिलकर अगर इनको बचाएंगे तो यकीनन हमारा टैलेंट भी महफूज होगा। और दुनिया में जो हम 67% बच्चों की बात करते हैं कि यंग टैलेंट है पाकिस्तान का, उसका एक रोशन मुस्तकबिल आएगा। एक बात भी यहाँ पर जरूर अर्ज कर दूं, जो हमारे सामईन है इनको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में 2,62,00,000 बच्चे स्कूलों से बाहर है, आउट ऑफ स्कूल है। तो इन आउट ऑफ स्कूल बच्चों को हम लाने के लिए ये काविश है। ठीक है, जो बड़ी जबरदस्त काविश है रेहान ताहिर साहब आपकी, और जिस तरीके से आप रॉ टैलेंट को निखारे भी बहुत जबरदस्त काविश। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ आप एक्सप्रेसो में हम लेंगे छोटी सी ब्रेक, आपका प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। टॉप ऑफ द आवर जरा सियासी मंजरनामे पर नजर डालते हैं। तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की गूंज एक बार फिर गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में सुनाई दी और कौमी असम्बली इजलास में मुस्लिम लीग नून, PTI और मौलाना फजल रहमान की जानिब जारहाना तकरीरें की गई और मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए स्पीकर से मिलने का मशवरा भी दे दिया। जनाबे चेयरमैन, ये एक मुसल्लमा हकीकत है, जब तक इस हाउस की दोनों तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, ये सिस्टम नहीं चल सकता। स्पीकर का ऑफिस जो है वो एक गैर जानबदार ऑफिस है।
आप उनसे जाके ये कहें कि जी ये कमेटी है और हम इसमें सीरियस हैं और हम बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं। तो मुझे ये यकीन है और हम इस बात की कोशिश भी करेंगे, ख्वाजा साहब को भी साथ लेंगे और हम स्पीकर साहब से ये कहेंगे कि वो ये मामला जो है वो प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करें, गवर्नमेंट से डिस्कस करें, अलाइज पार्टी से डिस्कस करें। और पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने और मसाइल हल करने की तजवीज़ दी गई है। शेर अफजल मरवत का कहना है कि इस वक्त पूरी कौम की नज़रें ऐवान की तरफ लगी हुई हैं, सियासी कुव्वतों के एक मेज़ पर बैठने तक कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। इस तरह बना होता है जैसे ये नेशनल असेंबली नहीं है, कई सोतने आपस में लड़ रही है। कोई भी मुज़ाकरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो टीओआर्स डिस्कस ही न करें और उन टीओआर्स को लेके फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें कि ये हमारे टीओआर्स हैं, लेकिन पूरी कौम की नजरें इस ऐवान की तरफ हैं। यानी फरिश्ते तो नहीं आएंगे हमारे बीच बात करने के लिए। इतने बड़े लोग सियासी, ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद हैं और बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, लेकिन इनकी ज़बान भी आग उगलती है। इस पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा कि ये ठंडी हवा का झोंका है, मगर कोई पेशगी शराइत मंजूर नहीं है। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं हो सकते, मामलात बातचीत से हल होते हैं, धमकियों से नहीं। तलखियाँ बढ़ गईं तो मुज़ाकरात की कामयाबी की तवक्को ना रखें। कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि कोई इस सिलसिले में कोई रिस्पांस जो है उसी वक्त हो सकता है कि उस सब्सटेंटिव किस्म का इनिशिएटिव लिया जाए। गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की, और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं कि मेरी ज़बान जो है जहर उगलती है या आग उगलती है या जो भी है। मैं बिल्कुल एडमिट करता हूँ, आई डोंट माइंड इट बिकॉज आई नो इट। आप मुझे बताएं कि आपकी तरफ से कौन से जो है फूल जड़ते हैं जो ज़बानों से जब आप बातें करते हैं। हुकूमती वज़रा और ऐवान की सूरत हाल तो आपने जानी। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा है कि पार्टी ने बानी पीटीआई से सिविल नाफरमानी पर कुछ दिन रुकने का कहा है। बानी ने पीटीआई रहनुमाओं को 2 मुतालबात देकर हुकूमत की तरफ भेजा है और बानी पीटीआई ने यह कहा है कि 2 मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की कॉल दूंगा। आप एक जुडिशल कमीशन बनाए 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ और बेगुनाह जो कैदी हैं इनको रिहा करें। ये इमरान खान के 2 मुतालबात, अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं बिल्कुल रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दूंगा। पार्टी वालों ने कहा कि मईशत को बहुत ज़्यादा असर होगा इसके ऊपर, तो आप थोड़े दिन रुक जाएं। तो इमरान खान ने ये कहा है कि ठीक है, मुझे मुल्क की फिर भी फिक्र है, मैं थोड़े दिन इंतजार कर लेता हूँ। उधर मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बिल में कोई तरमीम कबूल ना करने का ऐलान करते हुए ये कहा कि मदारिस एक्ट को पहले कानून बनाएं, फिर तरमीम कर लें। अगर मामलात हल ना किए गए तो फिर फैसला ऐवान में नहीं मैदान में होगा। वक्त पे एक बिल यहाँ से गया, उन्होंने उस पर 10 दिन के अंदर दस्तखत न किए तो यहाँ पर एक्ट पास किया गया, उसका नोटिफिकेशन कर दिया गया। अगर आईन का पहला हिस्सा वो खामोश है इस हवाले से, लेकिन नज़ीर कायम हो गई और उस नज़ीर के तहत आज हम कह सकते हैं कि सदर का वो एतराज़ वैलिड था और उसका जवाब हो चुका। अब उसके पास दूसरे एतराज़ का कोई आईनी इस्तेहकाक हासिल नहीं। हम कानून साज हैं, हम आईन को खिलवाड़ नहीं बनाने देना चाहते। इस पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म को किसी किस्म का इब्हाम नहीं है, कोई कानून साजी सदर के दस्तखत के बगैर मुकम्मल नहीं की जा सकती। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद क़य्यूम साहब। खालिद साहब बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। कैसे आप? जी मैं ठीक हूँ। खालिद साहब ये इस वक्त सूरत हाल जो है पीटीआई की, आप क्या समझते हैं, क्या अच्छी पेशरफ्त है जो कॉल दे रहे थे सिविल नाफरमानी की, अब उससे थोड़ा सा रुकने का इशारा दिया गया है, तो क्या ये आप समझते हैं कि अच्छी पेशरफ्त है? देखिए इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त कल जो अवान के अंदर कौमी असम्बली के इजलास में जो माहौल नज़र आया उसमें दोनों तरफ से कुछ लचक जो है
वो ज़रूर देखने में आई है, लेकिन अभी तक जो है वो मुज़ाकरात का जो अमल है वो बाकायदा शुरू नहीं हो सका। बानी पीटीआई की तरफ से तो जो कमेटी है अब वो तश्कील दे दी गई है मुज़ाकरात के लिए, लेकिन हुकूमत की सतह पर जो है इस हवाले से कोई पेशरफ जो है वो सामने नहीं आई, और ना ही किसी कमेटी का क़याम का अभी कोई ऐलान किया गया है, और ना ही इस हवाले से चीज़ें आगे बढ़ी हैं। बल्कि असल में सूरत हाल ये है कि बानी पीटीआई की जो बारगेनिंग पोजीशन है वो इस वक्त जो है वो बड़ी कमज़ोर हो चुकी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पै दर पे जो पीटीआई को नाकामियों का सामना करना पड़ा है, और जो पीटीआई की क़यादत के अंदाजे थे वो मुसलसल जो हैं वो नाकाम हुए हैं। पीटीआई को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी अदलिया से, लेकिन उन तवक्कुआत की भी नाकामी हुई। पीटीआई कोई बड़ा लॉन्ग मार्च या बड़ा एहतजाज जो है वो करने में भी नाकाम रही, पर बहुत और इसके साथ जो इल्ज़ाम तराशियाँ थी हुकूमत पर वो भी, उनका भी कोई जो है वो असर नहीं हो सका। तो इस वक्त जो कमज़ोर बारगेनिंग पोजीशन है उसका जो हुकूमती वज़रा हैं और हुकूमत है वो फ़ायदा उठा रही है। आप देख रहे हैं कि उनका जो हुकूमती वज़रा हैं उनका जो लबो लहजा है वो कितना तेज़ है, कितना सख्त है, और पीटीआई तो ऐसे लगती है कि पार्लियामेंट के अंदर भी कल हमने देखा कि वो तो बार बार अब मुज़ाकरात की बात कर रही है, जो पिछले 2 साल में मुज़ाकरात से, बल्कि अब हुकूमत का जो 4 साल थे पीटीआई कभी मुज़ाकरात की तरफ नहीं आती थी। ऐसा ही है। तो और शायद हुकूमत भी ये समझती है कि एक कमज़ोर पीटीआई जो है उसके साथ जो है वो मुज़ाकरात किए जाएं, और फिर कमज़ोर पीटीआई से जो है वो अपनी जो शराइत हैं आपको लगता है कि मनवाई जा सकेंगी, और ये जो डेडलॉक है मुज़ाकरात पर ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि हुकूमत यही कह रही है बार बार कि सिविल नाफरमानी की जो आपने कॉल दी हुई है उसको पहले वापस लिया जाए, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे, मशरूत मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। अब जिस तरह से थोड़ी सी लचक दिखाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि अपनी डेडलाइन से पीछे हटी है सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने की, तो क्या अब ये वापस ले लिया जाएगा? एक यू टर्न ले सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ये जो आखिरी कार्ड जो पीटीआई और बानी पीटीआई जो हैं वो सिविल नाफरमानी की जो बात कर रहे हैं, ये बड़ा जो है वो मुश्किल टास्क है। माजी में भी 2014 में भी जब बानी पीटीआई एहतजाज पर थे और डी चौक में 126 दिन का धरना था, तो उस वक्त भी सिविल नाफरमानी की जो कॉल है उनकी तरफ से दी गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई थी। और अब भी देखिए कि जो वो उनकी तरफ से पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान पैसे नहीं भिजवाएंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक में, तो ये भी बड़ा एक मुश्किल काम है। लेकिन अभी देखें कि 25 लाख जो पाकिस्तानी हैं वो सिर्फ सऊदी अरब में, और उन 25 लाख में से 99% जो है वो मजदूर तबका है, जिन्होंने वहाँ से जो है अपने रोजगार के जरिए अपने जो पीछे उनके अहलो याल हैं, फैमिली, तो उनको पैसे भिजवाने, तो ये मुमकिन नहीं है कि इस पर अमल दरामद हो सके। इसी वजह से जो है वो बानी पीटीआई की तरफ से लचक जो है वो सामने आई है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है उसको मौखर किया है कुछ दिनों के लिए, और इसके साथ माहौल को, मुज़ाकरात के लिए माहौल को साजगार बनाने के लिए जो है वो पीटीआई को भी और हुकूमत को भी जो है वो अपनी सतह पर किरदार अदा करना होगा। अब एक मसला और है, क्या? सबसे बड़ा मसला ये है कि जो इत्मीनान का फुकदान है फ्रीकैन के दरमियान, उसको जो है वो कैसे बहाल करना किया जाए, और इसके लिए सबसे ज़्यादा हुकूमत की तरफ से जो बानी पीटीआई हैं उन पर जो है उनका जो माजी में रवैया रहा है मुज़ाकरात के हवाले से और यू टर्न के हवाले से भी, तो हुकूमत की तरफ से अब मुज़ाकरात के लिए हुकूमत भी तैयार है मुज़ाकरात, लेकिन वो पहले वाली बात है, एक तो वो कमज़ोर पीटीआई से बात करना चाहती है, और दूसरा बानी पीटीआई की जो शख्सी ज़मानत है अब वो उनसे मांगी गई है, और पीटीआई की जो लीडरशिप है, दूसरे दर्जे की लीडरशिप, उनके ज़रिए पैगाम जो है वो बानी पीटीआई को भिजवाया गया है, तजवीज़ भिजवाई गई है। तो मेरा ख्याल है कि उनकी तरफ से कोई अगर मुस्बत
जवाब आता है तो उससे फिर पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि अगर मुज़ाकरात में जो चीज़ें और मामला तय होंगे तो उन पर फिर अमल दरामद जो है वो भी तो करना होगा ना। बिल्कुल। तो ये डेडलॉक अगर बरकरार रहता है और हुकूमत और पीटीआई का माबैन चीज़ें तय नहीं हो पाती हैं, तो उस सूरत में अगर सिविल नाफरमानी की जानिब ये जाते हैं, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं मौलाना मदारिस बिल पर बार बार बात कर रहे हैं, तो इस वक्त ना अदलिया ना वकला, इस वक्त सिर्फ मौलाना है जिन पर तकिया किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसी कोई अलायंस बनते आप जो है वो तकिया किया जा सकता है? और मौलाना पर पहले भी पीटीआई ने तकिया किया था, और ये भी आपने देखा कि फिर मौलाना ने ही जो है वो इस वक्त जो हुकूमत के अंदर आपको ताकत नज़र आ रही है और पीटीआई कमज़ोर नज़र आ रही है, ये हुकूमत को जो ताकत दी थी 26वीं आइनी तरमीम की के ज़रिए ये मौलाना ने दी थी। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना जो हैं वो बड़े जो सीरियस पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं उनमें उनका आज शुमार होता है, और वो मेरा ख्याल है कि हुकूमत पर जो है वो दबाव बढ़ाने में बड़ी हद तक जो है वो कामयाब हो चुके हैं। और तो क्या आगे चलकर आप आपस देख में रहे हैं दोनों रवाबत जो है हुकूमत के और मौलाना के, अब वो भी ख़त्म नहीं हुए, वो भी जारी हैं। और दूसरा आपने देखा कि मौलाना के किसी भी ऐलान को, मौलाना की किसी भी धमकी को, किसी भी बात को जो वज़रा हैं उसका सख्त जवाब नहीं देते। और ये आगे चलकर मुझे लगता है कि मौलाना जो हैं वो कुछ गिव एंड टेक के तहत अपना जो मुतालबात हैं वो मनवाने में वो तो मनवा कामयाब लेंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान का कोई अलायंस देख रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट? देखिए अगर उनके मुतालबात नहीं माने जाते, दोनों जमातों के दरमियान जो एक मुफाहमत है वो तो नज़र आती है, और लेकिन अभी किसी बड़े अलायंस की जो है वो तवक्कुआत नहीं की जा सकती। और इसमें भी मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई की ही एक नाकामी है कि वो जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं जिनमें JUI है, मौलाना फजलुर रहमान है, जमात इस्लामी है और दूसरी छोटी जमातें हैं, तमाम जमातों को वो एक अलायंस की जो शक्ल है उसको देने में कामयाब नहीं हो सके। और देखिए कि महमूद खां अचकज़ई जो हैं उनको जो है वो आगे लगाया गया था, और फिर उसके बाद हमने देखा कि पीटीआई की क़यादत अचकज़ई साहब को तो लगता है कि भूल ही गई है, और वो भी उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी ज़ाहिर है हुकूमत के तो वो ख़िलाफ़ है, लेकिन अब वो पीटीआई की क़यादत से भी खुश नज़र नहीं आते। लेकिन आप ये देखिए ना, महमूद खान अचकज़ई हो गए, मौलाना फजलुर रहमान हो गए, फिर दूसरी जानिब अगर अपोजिशन पीटीआई के तहत देखी जाए तो वहाँ पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सदर जरदारी हो गए, कोई बंदा मैटर नहीं करता पीटीआई के लिए। तो फिर जब इनको ज़रूरत पड़ेगी फिर ये भी मैटर नहीं करेंगे। तो मैं इसलिए बाज़-औक़ात जिक्र करते हुए कहता हूँ कि शायद ये फेयर गेम ही है उनकी जानिब से। लेकिन पीटीआई को आपको क्या लगता है कि अगर इसमें से कोई भी जो हिकमत अमली है वो काम नहीं आती, फिर क्या करना चाहिए? इस वक्त वो एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि एक अच्छा फैसला जो उन्होंने किया है पीटीआई ने, और ख़ास तौर पर पीटीआई की क़यादत ने, कि पार्लियामेंट से रजू करने का फैसला किया। जब रास्ते आपको बंद होते हुए नज़र आएँ और आपको जो है वो आगे फ्यूचर नज़र ना आए उस तरह, तो पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है, ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर जो है वो रास्ते निकलते हैं। और मैं पहले भी एक बार मिसाल दी थी कि 1997 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पीपल्स पार्टी की 17 नशिस्तें थी पूरे पाकिस्तान में, और नवाज शरीफ के पास 2/3 अक्सरियत थी। नवाज शरीफ साहब को कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 17 नशिस्तों के साथ सिस्टम को तस्लीम किया, पार्लियामेंट को तस्लीम किया। इसी तरह धांधली के इल्ज़ाम थे उनके भी, और उसके नतीजे में फिर फ़रूग लगारी जिसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म की थी, उससे फिर वो सदर पाकिस्तान थे उस वक्त, और उनसे सियासी इंतकाम लिया और नवाज शरीफ के साथ मिलकर फिर फ़रूग लगारी को सदारत से हटाने में पार्लियामेंट के ज़रिए कामयाब। बिल्कुल। तो अब भी जो ये जो आप डेडलॉक की बात कर रहे हैं, तो देखिए कि अगर पार्लियामेंट के फ्लोर से पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए रजू किया है
तो इसको आप समझे कि डेडलॉक तो टूट चुका है। बिल्कुल, ये टूट जाना भी बातचीत तो चाहिए। शुरू हो बिल्कुल, चुकी है। बिल्कुल, कल अवान में इसी तरह की बातचीत हुई, यही बातचीत फिर आगे बढ़ेगी। बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि पार्लियामान, एक पार्लियामानी निज़ाम में पार्लियामानी वो वाहिद रास्ता है जिस पर आपको जाना चाहिए। और अब शायद पीटीआई होश के नाखुन ले रही है और पार्लियामान का रुख कर रही है, वहाँ उम्मीदें अपनी वाबस्ता कर रही हैं, जो कि एक जगह है जहाँ पर पहले भी पीटीआई को अपनी उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए थी। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, अपना तज्जिया पेश किया। हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान की मकबूल तरीन झलमगजी डेजर्ट चैलेंज रैली 2024 की 3 रोज़ा इवेंट के आखिरी दिन प्रीपेड स्टॉक, वेटरन्स और लेडी स्टॉक की रेसेस हुई हैं। जनाब उसके मुतालिक बात करते हैं। प्रीपेड कैटेगरी में मक्सी फैमिली ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है, सबको पीछे छोड़ते हुए इब्तदाई तीनों पोजीशंस अपने नाम कर ली हैं और जाफर मगजी ने 170 किलोमीटर का फासला 1 घंटे 54 मिनट 20.86 सेकंड्स में तय करके पहली पोजीशन हासिल की है और अनीस मक्सी ने दूसरी पोजीशन ली है। उनका वक्त 1 घंटे 58 मिनट और 11 सेकंड्स रहा, जबकि नादिर मगजी 22 सेकंड्स के फर्क से तीसरी पोजीशन हासिल कर पाए। रैली के तवील और पुरखतर ट्रैक पर मर्दों के साथ साथ खवातीन ड्राइवर्स ने भी सबको हैरान कर दिया और 115 किलोमीटर के ट्रैक को 2 घंटे से कम वक्त में मुकम्मल करके लालिन नाखवंजादा ने विमेन स्टॉक कैटेगरी में टॉप पोजीशन हासिल की है। देखा जाए तो रेसिंग ट्रैक इंतहाई मुश्किल और तवील होता है, मगर खवातीन की जानिब से ऐसी कमाल महारत काबिल तहसीन है और इस हवाले से हमने आज एक्सप्रेसो में मदऊ किया है हमारी चैंपियन रेसर इन अखवंजादा को। अस्सलाम वालेकुम लालिन, कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बताएं कि रेस मुकम्मल करने के लिए और टॉप पर रहने के लिए पुरुमीद थी आप और जितनी आपने तैयारी की थी उसके अकॉर्डिंग आपने परफॉर्म भी किया? जी जरूर, जी जो हमारी तैयारियां थी आई थिंक उससे हमने बेहतर ही परफॉर्म किया ट्रैक पे, तो इतना अच्छा टाइम हमारा है। राइट अच्छा, अक्सर सुनने में तो ये आता है कि खवातीन अच्छी ड्राइविंग नहीं कर पाती हैं, आप जीप रेसर कैसे बन गई? ये तो अब देख लें, गलत लोग तो अब कहते रहते हैं कि लड़कियां नहीं चला सकती, देख लें हमने तो चला ली है। क्या चलाई है जरा बताएं कि कब से ये सफर आपका शुरू हुआ, कब आपको शौक पैदा हुआ, कब आपको लगा कि आप रेसर बनेंगी? शौक बहुत पहले से, बचपन से ही था, गाड़ियों का, गाने का, रोड्स पे ऑफ रोडिंग का। अब फिर हम लोग ये देखते थे, जाते थे डेजर्ट रैलीज पे, फिर आसपास के लोग, दोस्त यार, वो हम सारे जाते थे, फिर उधर से देख के हमने फिर हमारी सबसे सीनियर रेसर फीमेल तुष्णा मैडम को देखा तो उनसे इंस्पायर हुए कि अच्छा हम भी कर सकते हैं। उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया, आज हम यहाँ। बिल्कुल, और हमारे यहाँ खवातीन शायद इसलिए अच्छी ड्राइवर नहीं बन पाती हैं क्योंकि हम उन्हें वो हौसला नहीं देते हैं जो लड़कों को देते हैं। जब वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं हम उनको कहते हैं कि हाँ भाई करो ड्राइव, ये तो लड़का ये कर लेगा, लेकिन लड़की है तो नहीं ये लड़की है ये नहीं कर पाएगी। तो हम सड़कों पर देखते हैं कि वो सड़कों पर ड्राइविंग नहीं कर पाती। आप डेजर्ट्स में इस वक्त कर रही हैं, आपको हौसला देने वाला कौन था? मुझे वालिद साहब, बाबा, उसके साथ फिर आसपास और मोहम्मद मरवत, एक और हमारे बहुत अच्छे रेसर लाइक एन एल्डर ब्रदर, वो है साथ में, और सीनियर रेसर्स, फैमिली सपोर्टिव है। तो बस इसलिए हम लोग रोड पे भी चला रहे होते हैं और ट्रैक पे भी, एज यू कैन सी। जबरदस्त। अच्छा बताएं कि ये जो आपका जर्नी है ये कब बेसिकली स्टार्ट हुआ, पहली रेस आपने कब की और उस वक्त आपके क्या एहसास थे, उसको मुकम्मल करने के बाद क्या फीलिंग्स थी? पहली रेस जी मेरी चोलिस्तान डेजर्ट रैली, मेरी डेब्यू थी इन 2024। इसी साल मैंने प्रॉपर इसको शुरू किया है। चोलिस्तान आई वाज एबल टू गेट द 4th पोजीशन और देयर। उसके बाद फिर मैंने एक शाहपुर की, अभी नवंबर में थल की, वो भी मैंने जीती। अब ये 4th झल है एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर रेसेस एज वेल। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अगर आप किसी चीज़ के लिए उनको हौसला भी दें तो वो कहते हैं कि भाई हमारे बस का रोग नहीं है, ये हम नहीं कर सकते हैं। और ख़वातीन को अक्सर आप कहें कि कोई ऐसा काम करें तो वो खुद ही मना कर देती हैं, उनका दिल भी नहीं चाहता करने को। आपका दिल कैसे किया कि आप इस जानिब राग़िब हो? शायद जो एक कीड़ा वालिद साहब बाबा की तरफ से आया है हमें, जो कि ये एक गाड़ियों का शौक और ये ऑफ रोडिंग और ये कच्चों में जलाने का, तो शायद इसीलिए हम नहीं कर पाए। और फिर आसपास एज टोल्ड जो हमारे दोस्त अहबाब और ये सारे सीनियर रेसर्स और इनकी सपोर्ट की वजह से, इनकी मोटिवेशन की वजह से। बिल्कुल, और आप जो है टॉम बॉय भी बनती चली जा रही हैं इसी वजह से शायद। अच्छा तो लालिन मुझे बताएं कि जो जीप आप
की होती है रेस में, ये मॉडिफाइड होती है, क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं इसके अंदर, और फिर ये ट्रैक पर जो है ये जाने के काबिल होती है? दूसरा ये कि सबसे पहली गाड़ी आपने अपनी रेस में कौन सी चलाई? जी हम लोग की रेसेस में दो टाइप की कैटेगरीज होती है, एक स्टॉक कैटेगरी होती है, एक प्रीपेड कैटेगरी होती है। स्टॉक कैटेगरी आपकी वो होती है जो कि आप बिल्कुल गाड़ी आपकी स्टॉक होती है, आपके उसमें मेजर चेंजेस नहीं होते, बम्पर्स की फैब्रिकेशंस आप चेंज कर लेते हैं, आप शॉक्स चेंज करते हैं, उसके अलावा आप यू आर नॉट अलाउड टू चेंज एनीथिंग और प्ले विद द बॉडी और विद द इंजन स्पेक्स। हाउएवर इन प्रीपेड कैटेगरी यू कैन गो टू एवरी एक्सटेंट, आप गाड़ी का हर चीज चेंज कर सकते हैं। मेरी गाड़ी जो पहली और अभी तक जो चल रही है वो रीवो है, स्टॉक रीवो, जिसमें मैंने सिर्फ बम्पर्स चेंज किए हैं आगे पीछे वाले, और सिंपल सस्पेंशन थोड़ी अपग्रेड की है, किंग्स लगे हुए हैं, बस उसके अलावा तो कुछ नहीं है। जबरदस्त। अच्छा लालन, ये बताइएगा कि आपके साथ दीगर बहन भाई भी हैं क्या? वो भी जीप रेसर्स ही हैं या कुछ और करते हैं? आई एम एन एल्डर सिस्टर, एक छोटी बहन है जो कि इस शौक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है उनका। अच्छा, तो ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि बड़े पुरखतर ट्रैक्स होते हैं, जीप भगाने के अलावा आप क्या करती हैं? आप खुद क्या करती हैं? आई एम फर्स्ट ईयर LLB स्टूडेंट करंटली, तो भी पढ़ रहे हैं साथ साथ। अच्छा, वकील बन रहे हैं। जबरदस्त। आगे की क्या प्लान्स है और कौन सी रेस है जिसके लिए आप तैयारी कर रही हैं, ये भी बताएं। आगे प्लान्स, अभी जो रैलियां आ रही हैं इंशाल्लाह उन सब में पार्टिसिपेट करने का इरादा है। अभी सिंध तरपारकर आ रही है, उसके बाद फेब में पाकिस्तान की और एशिया की बड़ी रैली चोलिस्तान है वो आ रही है, तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर देम। अच्छा, ये तो लोकल सतह पर हो गया, इंटरनेशनल सतह पर क्या प्रोग्राम है? इंशाल्लाह बहुत जल्द। बहुत जल्द, ओके। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपके साथ जो होते हैं पढ़ने वाली जो LLB ही कर रही हैं, वो आपको मना नहीं करती कि क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो, ये तो रेगिस्तान है, गुम जाओगी? तो ऐसे नहीं कहती आपको कि जीप लेकर आप रेगिस्तान में घुस गई हैं? नहीं, वो लोग नहीं करते, वो लोग ज्यादा वो होते हैं, खुश होते हैं कि कोई तो हम में से जा रहा है इन जगहों पे। जबरदस्त। अच्छा, ये जो ओवरऑल आपका जर्नी आपने शेयर किया, आपकी इंस्पिरेशन आपके वालिद साहब ही है, आपको कभी ट्रैक में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, या जब आप तैयारी कर रही थी, या फिर जब आप कभी ऐसा हुआ कोई मुश्किल पेश आई हो, आपको लगा हो कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे रेसिंग नहीं करनी चाहिए थी, या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट ऐसा हो गया हो? नहीं, ऐसा अभी तक तो कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ मेरा, और शुक्र अभी तक नहीं हुआ। बट हम लोग मेंटली प्रिपेयर हर चीज़ के लिए रहते हैं, और हमारे साथ एक नेविगेटर जो होते हैं वो हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रखते हैं। तो हम लोग जब दो लोग होते हैं एक साथ, तो बस हम लोग। अच्छा, आपका को ड्राइवर भी होता है आपके साथ रेस में? जी जी। अच्छा, कभी आपको कोई खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आया गाड़ी चलाते हुए? नहीं, ऐसा तो नहीं, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ। हम दुआ करेंगे कि आगे भी ऐसा कुछ ना हो। लालेन, आप जितनी शानदार तरीके से रेसिंग कर रही हैं, मतलब आप रीवो चला रही हैं, यहाँ पर सड़कों पर लोगों को, जो ख़वातीन हैं उनको गाड़ी नहीं चलाने देते लोग, उसमें उनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। क्या कमाल महारत से आप ट्रैक पर रीवो भगा रही हैं, ज़बरदस्त है। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन के लिए आप इंस्पिरेशन है, वो आपको देखकर वो भी चाह रही हैं, जैसे मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ट्रैक पर चली जाऊँ रीवो लेके, लेकिन मुझे पता है कि मैं शायद नहीं कर सकती, कि डर है मेरे अंदर। आपको देखकर बहुत सारी ख़वातीन इंस्पायर हुई हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगी, कुछ कहेंगी? बिल्कुल जी, एक सेफ स्पोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी को प्रॉपर वो देखते हैं लोग, उसके बगैर वो नहीं छोड़ते गाड़ी को। यहाँ है सीनियर्स है, बहुत सपोर्टिव सीनियर्स हम लोग के, काफ़ी मोटिवेट करते हैं। कहीं हम थोड़ा डर जाते हैं ना कि यार ये कैसे होगा, ये वो लोग आगे हम समझाते हैं कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह कर लो तो नहीं होगा। तो काफ़ी लोग सपोर्टिव, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, पब्लिक काफ़ी वो सपोर्ट करती है। तो आए यहाँ पे वो मेल फीमेल डोमिनेशन वो सच कुछ नहीं है, सब एक जैसी है। बिल्कुल। और हिना और लालेन, ये सिर्फ खवातीन की हद तक नहीं है, मर्द भी आपको देखकर मुतासिर हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर लालेन कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि मैं खुद भी आज तक मैंने रेगिस्तान में ड्राइव नहीं किया, मैं भी सोच रहा हूँ जीप लेके मैं भी रेसिंग में हिस्सा ले लूँ, लेकिन इस रेस में हिस्सा लेने के लिए तो दुनिया भर से लोग आते हैं, अमेरिका से लोग शिरकत करने के लिए आ रहे होते हैं, फिर यहाँ पर जो दीगर सूबे हैं वहाँ से आ रहे होते हैं। तो बुनियादी तौर पर कहाँ से शुरू करना पड़ता है? शुरू आपको मेरे ख्याल से अपने आसपास जो आपके दोस्त जो इन पे पहले से ही है, जो आपके भाई बहन अगर इसमें पहले से ही है, उनसे आपने सीखना पड़ेगा कि यार, क्योंकि डेजर्ट इज अ प्लेस जो आप खेल नहीं सकते। वन स्मॉल मिस्टेक कैन लीड टू अ बिग डिजास्टर। तो पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में सेफ्टी प्रिकॉशन ये जरा सीखना पड़ेगा, और उसके बाद बिहेवियर्स
हर ट्रैक की अलग होती है। पहले वो देख के फिर आपको डिसाइड करना है कि आया इसमें कूदना, इस चीज में कूदना है कि नहीं। राइट। वंस यू आर इन इट तो आप निकल नहीं सकते। भाई अब तो आप कूद पड़ी हैं और आपने कमाल कर दिखाया है। बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर के लिए भी, ना सिर्फ मुल्की बल्कि आप गैर मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपना नाम इसी तरह से रोशन, और जब आपका नाम रोशन होगा तो मुल्क का नाम भी रोशन होगा। लालेन, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इंसानों से मुलाकात तो हम आपकी करवाते ही रहते हैं। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक स्पेशल क्रिएचर से। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में देखते हैं फैरा फैज कहाँ मौजूद है। आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट और दिल को छू लेने वाली जगह पर मौजूद हूँ। ये कैट शेल्टर है जहाँ पर सैकड़ों बेसहारा बिल्लियों को पनाह, मोहब्बत और एक नई जिंदगी में लाने की कोशिश की जाती है। तो आइए चलते हैं इस कैट शेल्टर का विजिट करते हैं और जानते हैं कि ये काम कैसे करता है, और अगर मैं और आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद शकील मौजूद हैं जो इस कैट शेल्टर में एज अ वेट भी काम करते हैं और इन बिल्लियों की टेक केयर भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो कैट शेल्टर है इसको बनाने का ख्याल कैसे आया और क्या चीज़ थी जिसने इंस्पायर किया? ये कैट शेल्टर सबसे पहले जो बनाया गया तब मिस हमारी जो मैम है HOD हमारी यहाँ पे, तो उन्होंने स्मॉल स्केल पे स्टार्ट किया था एनिमल्स को रेस्क्यू करना, और उसके बाद एक्सपेंड करते करते माशाल्लाह ये ऑलमोस्ट 4 साल पहले इस शेल्टर का आगाज़ किया गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब इस शेल्टर का आगाज़ किया था आप लोगों ने तो कितनी कैट्स थी स्टार्टिंग में और अब कितनी कैट्स हैं? ऑल ओवर द पाकिस्तान लोगों ने हमें अप्रोच करना शुरू किया, केसेस रिपोर्ट करना शुरू किए। जिन भी कैट्स को ऑल ओवर द पाकिस्तान कुछ एक्सीडेंट्स में और कुछ वैसे कुछ अबेंडन लोग कर देते हैं, पेट्स को अबेंडन कर देते हैं, तो उनको सारियों को हमने जहाँ से भी हमारी एक्सेस है तो हम एक्सेस करके उनको यहाँ पे लाते हैं। तो पहले आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास कैट्स आना शुरू हुई। पहले कम नंबर था, अब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते हुए अब माशाल्लाह हमारे पास 300 प्लस कैट्स। वाओ, 300 प्लस कैट्स हैं आपके पास। मुझे कैट नज़र आ रही है, ये काफ़ी लीन है। कुछ मुझे बिल्लियाँ नज़र आ रही हैं जिनमें किसी की एक टांग नहीं है, जो इंजर्ड है, तो क्या स्टोरी है इनकी? जी, कैट्स हमारे पास काफ़ी डिफरेंट केसेस आते हैं। कुछ हिट एंड रन केसेस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये कैट है हमारे पास, ये आई थी, इसकी बिल्कुल मतलब लीन थी, कमज़ोर थी, डिहाइड्रेटेड थी और अबेंडन हुई थी, स्ट्रे कैट थी, तो इसको हमने ला के केयर दी। इस तरह बहुत सी कैट्स हैं जिनके कुछ टांगें फ्रैक्चर हुई होती हैं, हाइंड लेग्स, फोर लेग्स जो इनकी फ्रैक्चर हुई होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होते हैं, कुछ के वुंड्स होते हैं स्किन पे, ठीक है, कुछ वैसे बैक्टीरियल्स या वायरल्स इन्फेक्शंस में मुब्तला होती हैं, तो उनको हम लाते हैं और सबसे पहले ला के हम इनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद जब वो स्टेबल होना शुरू हो जाती हैं तो हम उनको सेफ साइड के लिए वैक्सीनेट करते हैं। और हमारा एक ग्लोबली प्रोजेक्ट चल रहा है TNVR के नाम से, इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हम इनकी सर्जरीज करते हैं, न्यूटर स्प्रे करते हैं, और वो न्यूटर स्प्रे और वैक्सीनेट करके फिर उनको हम यहाँ पे शेल्टर में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी ये जो मेरे पास से कैट गुजरी है वाइट कलर की, इसका मुंह जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है, तो ये आपको किस हालत में मिली थी? ये एक्चुअली इसका नाम सुशी है और ये भी एक अबेंडेंड पेट है। ये एक्चुअली पेट है, आउटसाइड द हाउस के है, और इसने एक्सीडेंट इसका हो गया और फेस पे इसके काफ़ी इंजरी हो गई थी, तो आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह रिकवर हो गई है। तब से हमारे पास है, ऑलमोस्ट इसको 2 इयर्स हो गए हैं हमारे पास इस कैट को, और तब से हम इसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। माशाल्लाह उसने सर्वाइव कर लिया। मुझे ये बताएं कि जब आप किसी कैट को रेस्क्यू कर लेते हैं तो रेस्क्यू करने के बाद शेल्टर में लाने तक का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है,
और जब शेल्टर में बिल्लियाँ आ जाती हैं तो क्या उनके डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं, उनको देखा जाता है ये फिजिकली फिट हैं, ये क्या प्रोसीजर होता है मुझे बताइए। एक्चुअली सबसे पहले तो केस रिपोर्ट करती है आवाम, हमारा इंस्टाग्राम पेज है जो द क्रेजी कैट्स प्रोजेक्ट के नाम से, तो वो केस रिपोर्ट करते हैं लोग। तो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, वो जाके कैट्स या डॉग्स जो भी हैं हम रेस्क्यू करके लाते हैं सबसे पहले यहाँ पे, और उसको सबसे पहले हम करते हैं क्वारंटीन करते हैं 10 to 14 डेज़ के लिए। क्वारंटीन करने के बाद उनको हम वैक्सीनेट करते हैं, उनकी सर्जरी करते हैं, मेल्स को न्यूटर करते हैं, फीमेल्स को स्प्रे करते हैं, इनफर्टाइल हो जाती हैं। तो उनके इस सर्जरी के 2 मकासद हैं, एक तो हम इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेते हैं और इसके अलावा इनका बिहेवियर बहुत डोसाइल हो जाता है इसके बाद, क्योंकि इनका एग्रेशन कम हो जाता है इन सर्जरीज के बाद। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपके पास बड़ी डिफरेंट तरह की बिल्लियाँ होती हैं, तो क्या ये आपस में लड़ती हैं, कोई इस तरह की कोई चीज़ होती है? जी बिल्कुल, कैट्स का एक बिहेवियर है, तो वो एग्रेशन तो बिल्कुल दिखाती हैं, लेकिन ज़्यादातर का हमने एग्रेशन कंट्रोल किया हुआ है। कुछ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही होती हैं तो उनको हम सेपरेट कर देते हैं, अलग से कर देते हैं उनको, फिर उनका थोड़ा जब तक इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो जाती तब तक उनको हम रखते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन भी होती हैं जो इनके एग्रेशंस को कंट्रोल करती हैं। एंजाइटी होती है इनको, डिप्रेशन इशूज़ होते हैं, एग्रेशन होता है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स हैं, इनके लिए हम मेडिकेशन भी कुछ करते हैं। इसमें किस किस तरह की फैसिलिटीज़ इन बिल्लियों के लिए मौजूद हैं, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, गर्मी है तो शदीद गर्मी है, सर्दी है तो शदीद सर्दी है, तो इस तरह की सिचुएशन में किस तरह से इनकी टेक केयर की जाती है? जी हमने गर्मियों के लिए भी हमने एयर कंडीशनर्स लगवाए हुए हैं। उसके अलावा जब भी वो कैट्स फील करती हैं, गर्मी फील करती हैं, तो वो एयर कंडीशन में जाके थोड़ा बेहतर फील करती हैं। उसके अलावा ये छोटे छोटे कैट हाउसेज पड़े हैं, तो वेदर जो है उसकी हार्शनेस उसको बेयर करने के लिए ये भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इनके लिए। ज़्यादा सर्दी या ज़्यादा गर्मी लगती है या रेन वगैरह के सीज़न में तो ये इनके नीचे छुप जाती हैं। अच्छा सर, बहुत से लोग जो है वो घरों में बिल्लियाँ पालते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नॉलेज नहीं होता कि बिल्ली को किस तरह का खाना देना है, उसकी प्रॉपर केयर किस तरह से करनी है, क्योंकि बहुत सी बिल्लियों को दूध से एलर्जी होती है, इसी तरह डिफरेंट चीज़ें हैं जिनसे एलर्जी होती है, तो किस तरह से घर में रखने वाली बिल्लियों को ख्याल से रखना चाहिए? जी सबसे पहले तो ऑनर्स को चाहिए कि एक इनका मंथली चेकअप होना चाहिए वेट के पास, नियर बाय जो उनके पास वेट है ना उससे चेकअप होना चाहिए, ताकि पता चलता रहे कि उसकी कंडीशन क्या चल रही है। और इफ़ वी टॉक अबाउट द फूड, तो हम कोशिश करें कि उसको होममेड फीड दें, बॉयल्ड चिकन दें, बॉयल्ड राइस दें, उससे काफ़ी ये, क्योंकि कार्निवोर्स हैं तो कार्निवोर्स मीट को काफ़ी पसंद करते हैं। अच्छा, जो लोग बिस्किट्स देते हैं? जी बिस्किट्स हैं, और इसके अलावा किबल्स आती हैं, इनकी कैट की कमर्शियल फूड आती है, लेकिन कुछ बहुत अच्छी कमर्शियल फूड्स हैं, लेकिन कुछ जो लो क्वालिटी की हैं वो फिर इनमें यूरिनरी इश्यूज भी करवाती हैं। ओके, ठीक है। तो बिल्लियों में सबसे खतरनाक कौन सी बीमारी है जिससे इनकी जान को भी खतरा हो सकता है? जी मेन तो बीमारियां 2-3 बल्कि 2-3 नहीं 4-5 बीमारियां जो वायरल्स हैं जिनसे इनकी जान को काफ़ी ख़तरा होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम उन डिजीज़ के ख़िलाफ़ पहले इनको वैक्सीनेट कर देते हैं। एक बेबी किटन होता है, वो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स की एज पे हम उनकी वैक्सीन कर देते हैं, और फिर सेकंड शॉट फिर एनुअल बूस्टर लगता है। तो जो मेन जो फेटल डिजीज़ हैं उनके खिलाफ हम वैक्सीनेट कर देते हैं। बाकी उसके अलावा बहुत से केसेस हमें डेली रूटीन में वैक्सीन के बावजूद देखने को मिलते हैं जो कि कैट के लिए फेटल साबित हो जाते हैं। अच्छा, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बिल्लियों का लाइफ स्पैन कितना होता है, क्योंकि कहा जाता है अमूमन कि अगर आप बिल्ली को बहुत ज़्यादा प्यार से रखते हैं, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, तो उसका लाइफ स्पैन इंक्रीज भी हो जाता है, ऐसा है कुछ? जी बिल्कुल ऐसे है। आप प्रॉपर केयर करें, इनको वैक्सीनेट करके रखें, इनकी डिवॉर्मिंग रूटीनली होती रहे, इनका क्लिनिकल फिजिकल एग्जामिनेशन वेटनेरियंस के पास होता रहे, तो इनका ऑब्वियसली लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ कैट्स अनफॉर्चुनेटली ऐसी डिजीज़ कैच कर लेती हैं जो उनको मतलब नहीं कर पाती, जो सर्वाइव नहीं कर पाती, फाइट उस डिजीज़ से नहीं कर पाती। तो इस वजह से हमें कोशिश करनी चाहिए। पेट ऑनर्स के लिए मेरा मैसेज यही है कि उनको चाहिए कि अपने पेट्स को लाजमी
तौर पे वो अपने वेट से नियर बाई जो भी उनके पास वेट है उससे लाजमी उसका चेकअप करवाएं ताकि वो हेल्दी लाइफ गुजार सके। और वैसे एक एवरेज एज क्या होती है बिल्ली? एवरेज एज 8 to 10 ईयर्स। 8 to 10 ईयर मैक्सिमम है? जी मैक्सिमम। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और बहुत कुछ जाना मैंने आपसे बिल्लियों के बारे में, और होपफुली जितने हमारे देखने वाले हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन सुन के अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। इस वक्त हमारे साथ वफा ज़हरा मौजूद हैं जो एसोसिएट हैं और बिल्लियों की रेस्क्यू का जितना भी प्रोसीजर होता है उसको देखती हैं, लोगों से कम्युनिकेट करती हैं। तो आइए चलते हैं और उनसे जानते हैं कि किस किस तरह के चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ता है। वफा कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वफा, क्योंकि आप बिल्लियों को रेस्क्यू करती हैं, पूरे प्रोसीजर को आप खुद देखती हैं, तो मुझे बताएं कि किस किस कंडीशन में आपने बिल्लियों को रेस्क्यू किया है? हमारे पास बहुत क्रिटिकल केसेस भी आते हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास एक कैट का केस आया था जिसमें कैट छत से गिर गई थी और उसकी दोनों लेग्स जो है फ्रैक्चर हो गई थी। हमारे जो ऑनर हैं वो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेती हैं। इवन दैट हमने रावला कोर्ट तक रेस्क्यू किए हैं और हमने इसमें अपना एक्सपेंस नहीं देखते हैं। हम बस ये देखते हैं कि हमारे पास जो रेस्क्यू केस आ रहा है उसकी बस जान बच जाए। ये जो बिल्लियां हैं ये किस तरह के माहौल में ज़्यादा खुश रहती हैं, किस तरह की माहौल में ये एंजॉय करती हैं? अगर आप इनको प्यार से टच कर रहे हैं वो आपके साथ प्यार से डील फील कर जाती हैं? फील करती हैं, बिल्कुल फील करती हैं। इनको अगर आप नहीं बुलाएंगे ये तब भी फील करेंगे। मुझे स्टार्टिंग में इनसे थोड़ा सा था, इतनी अटैचमेंट नहीं थी, बट अब इतनी हो गई है कि इनको, इनमें एक दो कैट है, उनको अगर ना बुलाया जाए वो आके खुद दास बैठ जाती हैं। मतलब अपनी अटेंशन मांगती हैं? अटेंशन इनको भी चाहिए, ये भी अटेंशन मांगती हैं। ज़बरदस्त। कोई जब आपसे कैट को अडॉप्ट कर लेता है उसके बाद आप लोग उसके बारे में नॉलेज रखते हैं? बिल्कुल इन टच रहते हैं, उनसे पूछते रहते हैं कैट की क्या कंडीशन है इस वक्त, तो वो होता है हमारा प्रोसेस। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच वफा फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सब इंसान इस बात का एहसास ज़रूर करेंगे कि इन बेज़ुबान जानवरों का ख्याल रखना हम सबकी ना सिर्फ इखलाकी बल्कि समाजी जिम्मेदारी भी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो।